हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक और फर्दर बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए आपको सारा का सारा कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। मतलब ये कि यहाँ कभी ऐसा नहीं होता कि आपको कोई सब्जेक्ट के या एक या दो चैप्टर पढ़ने के लिए मिलें और उसके बाद में आपसे ये बोला जाए कि भाई इसके आगे जो बचा हुआ कोर्स है उसको एक्सेस करने के लिए आपको या तो किसी तरीके की कोई फीस देना पड़ेगी या कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ऐसा मैग्नेट ब्रेन्स में नहीं होता। मैग्नेट ब्रेन्स प्रतिबद्ध है आप लोगों तक सारा का सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आने के लिए, जिसकी मदद से ना सिर्फ आप लोग अपने एग्जामिनेशंस में अच्छा कर सकें, सब्जेक्ट्स की आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया हो, कंसेप्ट की क्लैरिटी ज़्यादा बेटर हो और आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें, बट साथ ही साथ आप लोग अपने करियर्स में अच्छा कर सकें, अच्छे पदों पर पहुँचें, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस क्रैक करें और देश की तरक्की और उन्नति में आप लोग अपना योगदान दें। यही मैग्नेट ब्रेन्स का ध्येय है और इसी को सामने रखकर, इसी को साथ में रखकर मैग्नेट ब्रेन्स आगे बढ़ रहा है और इसी पर हम लोग भी अपने आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो लास्ट सेशन में हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11th हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, उसका चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है इंडिविजुअल गेम्स, और उसमें हम लोगों ने स्विमिंग को पढ़कर खत्म किया था। आज उसी के आगे अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग एक और इंटरेस्टिंग इंडिविजुअल गेम के साथ में अपना सेशन वगैरह में डिस्कशन शुरू करेंगे। इस इंडिविजुअल गेम का नाम है टेबल टेनिस। इंटरेस्टिंग रहने वाला है। स्विमिंग की तरह टेबल टेनिस भी जो है हमारा देश इसमें पार्टिसिपेट तो करता है, मगर इतना ज़्यादा ये गेम जो है अभी पॉपुलर नहीं है। बहुत बड़े लेवल पर जो है टेबल टेनिस को नहीं खेला जाता, मगर एक बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है, बड़ा मज़ेदार गेम है, बहुत रिक्रिएशनल है और छोटे से स्पेस में भी जो है टेबल टेनिस को खेला जा सकता है। तो क्या इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, किस तरह से ये लॉन टेनिस से अलग है, क्या इसके इवोल्यूशन की हिस्ट्री है, क्या बाकी सारी चीज़ें, सब कुछ हम लोग आज के सेशन में देखेंगे। इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है, मज़ेदार सेशन रहने वाला है एंड आई कैन गारंटी आप लोग इसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन चैप्टर नंबर 4 क्लास 11th हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन एंड टॉपिक का नाम रहने वाला है टेबल टेनिस। चलें शुरू करते हैं। टेबल टेनिस जो ये गेम है इसको एक और नाम से जाना जाता है और ये इसका ज़्यादा पॉपुलर नाम है। आपने ये नाम निश्चित तौर पे अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक बार तो सुना होगा और वो है पिंग पोंग। कई बार इसको पिंग पोंग भी बोला जाता है, मगर जनरली आज की तारीख में जो स्टैंडर्ड नाम है वो है टेबल टेनिस। हालांकि अगर कहीं पर अगर आप पिंग पोंग भी सुनते हैं तो उसका मतलब वही होता है कि टेबल टेनिस की बात हो रही है। तो टेबल टेनिस को आप पिंग पोंग कह लीजिए, पिंग पोंग को आप टेबल टेनिस कह लीजिए, बात वही पड़ती है। ऑफिशियल नाम टेबल टेनिस है, मगर पिंग पोंग के नाम से इसको जाना जाता है। ये एक पॉपुलर स्पोर्ट है, दुनिया भर में खेला जाता है, खासतौर पर साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में इसको काफ़ी प्रैक्टिस किया जाता है। इंडिया में भी इसमें काफ़ी लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं, बट यस हमारे यहाँ जो दूसरे आपके गेम्स वगैरह जिस तरीके से फेमस हैं उनके कंपैरिजन में अभी तक इतना ज़्यादा बड़े लेवल पर इसमें पार्टिसिपेशन फिलहाल देखने को नहीं मिला। बट टाइम्स आर चेंजिंग, धीरे धीरे लोगों की इसमें भी रुचि जाग रही है और टेबल टेनिस में भी जो है लोग बाग काफ़ी बड़ी मात्रा में जुड़ने लगे हैं। तो टेबल टेनिस जिसको पिंग पोंग के नाम से भी जाना जाता है, अगर आप इसकी एकदम शुरुआत से बात करें तो ये पहली बात तो ये कि एक इंडोर गेम है और दूसरा ये रिक्रिएशनल एक्टिविटी के तौर पर या फिर एक रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स के तौर पर जो है दुनिया भर में और हिंदुस्तान में भी खेला जाता है। रिक्रिएशनल का मतलब क्या, आप कुछ करते करते बोर हो गया, मन नहीं कर रहा, चलो यार थोड़ा सा टेबल टेनिस खेल लेते हैं, थोड़ा सा अपना मूड फ्रेश हो जाएगा। इस तरीके की एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी का ये हमेशा से पार्ट रहा है और इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा ये फेमस गेम भी रहा है। खैर प्रोफेशनल स्पोर्ट्स के तौर पर भी फिर ये धीरे धीरे रिक्रिएशनल एक्टिविटी या रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स से फिर धीरे धीरे बढ़ते कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट या प्रोफेशनल स्पोर्ट्स के रूप में ट्रांसफॉर्म हुआ और अल्टीमेटली इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की स्थापना हुई 1926 में। 1926 के पहले तक ये गेम काफी प्रसिद्धि पा चुका था, मगर अल्टीमेटली 1926 में जब लोगों को समझ में आ गया कि नहीं ये गेम जो है ये भी अपने आप में एक इवेंट हो सकता है, इसके भी कॉम्पिटिशन्स और बाकी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करवाई जा रही हैं, तो फिर इसके लिए भी एक इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी होनी चाहिए। दुनिया के कई देशों में खेला जा रहा है तो इसलिए और ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसके लिए गवर्निंग बॉडी बनाई जाए। नतीजा 1926 इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की स्थापना जो है करवाई जाती है। अब ये जो टेबल टेनिस फेडरेशन वगैरह बना उसके बाद से फिर इसके गेम्स, ये जो गेम है इसके बाद से और ज़्यादा ये पॉपुलर होता चला गया और काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है इसमें मेंबर कंट्रीज वगैरह जो है जुड़ती चली गई। अब टेबल टेनिस ने ओलंपिक में अपना डेब्यू जो है वो 1988 के सियोल ओलंपिक्स में किया था। ये याद रखिएगा, टेबल टेनिस ने ओलंपिक्स में एक गेम के तौर पर ओलंपिक में कब शामिल किया गया है इसे, 1988 में सियोल ओलंपिक्स में इसको शामिल किया गया था। आज की तारीख में अगर बात की जाए तो लगभग 226 जो कंट्रीज हैं वो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन या फिर ITTF के मेंबर्स हैं या फिर उसके साथ में एफिलिएटेड है। अब 226 मेंबर्स होना ही अपने आप में ये बात समझाता है, ये बात बताता है कि ये गेम कितना
कितना ज्यादा फेमस है। अगर 226 देश इस पर्टिकुलर फेडरेशन का हिस्सा है तो ये एक इंडिकेशन है क्लियर कट इस बात का कि टेबल टेनिस एक पॉपुलर गेम है और किसी ना किसी रूप में दुनिया भर में जो है खेला जा रहा है। लोग भले ही उसको प्रोफेशनली ना खेलते हो, मजे के लिए खेलते हो, क्या रिक्रिएशनल एक्टिविटी के तौर पे खेलते हो, प्रोफेशनली खेलते हो, कुछ भी करते हो, मगर हाँ ये गेम कहीं ना कहीं हर एक देश में अपना एक एग्जिस्टेंस या फिर एक अस्तित्व रखता है। नहीं तो 226 मेंबर आईटीटीएफ के 226 देश जो है आईटीटीएफ के मेंबर्स नहीं होते। 226 लोगों की मेंबरशिप ये बता रही है कि गेम काफी ज्यादा फेमस है। चलें आगे। Table Tennis Federation of India is one of the founder member of ITTF and officially started playing table tennis with the establishment of Table Tennis Federation of India in 1926। तो जिस साल आपका इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन बना था 1926 में, उसी साल आपका इंडिया में भी जो है टेबल टेनिस को मैनेज करने के लिए एक संस्था की स्थापना की गई जिसका नाम क्या है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, TTFI। ये भी 1926 में ही बना था और इसके बनने के बाद में फिर जो है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की स्थापना हुई है। या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि इंडिया जो है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के संस्थापक मेंबर्स में से, फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है। और ऑफिशियली उसने भी जो है ये गेम खेलना शुरू कर दिया जब एक बार आपके ये इंटरनेशनल संस्था की स्थापना हो गई और इंडिया में जो है टेबल टेनिस फेडरेशन की स्थापना हो गई। मतलब यह है कहने का कि ये जो गेम है या फिर जो खेल है ये नया नहीं है कि 2000 में या 90s में आपके देश में इंट्रोड्यूस हुआ। 1926 या उसके पहले से जो है खेल खेला जा रहा है। पॉपुलैरिटी उतनी ज्यादा नहीं थी, वो भी धीरे धीरे बढ़ रही है, मगर हाँ ये खेल काफी बड़े लेवल पर जो है काफी पुराने वक्त से जो है यहाँ पर काफी टाइम पीरियड से खेला जा रहा है। चले आगे बढ़ते हैं। एशियन गेम्स की बात की जाए तो टेबल टेनिस 1958 से जो है उसमें एक इवेंट के तौर पर शामिल किया जाता रहा है, या फिर 1958 से जो है एशियन गेम्स में टेबल टेनिस के कॉम्पिटिशंस होते रहे। यानी कि ऐसा नहीं है कि ओलंपिक्स वगैरह में जब तक टेबल टेनिस को नहीं लिया गया था तो इसके अपने दूसरे बड़े बड़े गेम्स या इवेंट्स में इसको शामिल नहीं किया जाता था। उसके पहले से ही जो है टेबल टेनिस को एक इवेंट के तौर पर या फिर एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट के तौर पर उसमें शामिल किया जाता था। वो एक अलग बात है, ओलंपिक्स में आते आते इतना वक्त लग गया, मगर हाँ ये गेम के तौर पर एशियन गेम्स में जो है शामिल था। 1958 से जो है एशियन गेम्स में एक इवेंट के तौर पर ये शामिल होता रहा। इनफैक्ट एशियन गेम्स का यहाँ पे जिक्र आने की एक वजह यह भी है कि साउथ ईस्ट एशिया के देशों में, खासतौर पर चाइना में, मलेशिया में, वियतनाम में, इसके अलावा इंडोनेशिया में और भी आपके जो दूसरे देश वगैरह हैं, यहाँ पे फिलीपींस वगैरह में ये टेबल टेनिस एक गेम के तौर पर बहुत फेमस है। और जब आप देखोगे कि मेडल्स वगैरह कौन लेकर जाता है, जनरली इन देशों में से टेबल टेनिस में खूब भर भर के ये लोग मेडल वगैरह जो हैं जीतते हैं। चले, टेबल टेनिस कंपटीशन हैज बीन इन कॉमनवेल्थ गेम्स एज एन ऑप्शनल स्पोर्ट इन सिंस 2002। तो एशियन गेम्स में तो खैर 1958 से था, कॉमनवेल्थ गेम्स में एक ऑप्शनल स्पोर्ट्स के तौर पर 2002 से जो है इसको शामिल किया गया था। वर्ल्ड टीम टेबल टेनिस चैंपियनशिप विच इंक्लूड्स मेंस टीम एंड वुमेन्स टीम इवेंट स्टार्टेड इन ईयर 2000। तो अब ये जिस तरह से अपने वर्ल्ड कप्स होते हैं फुटबॉल के या फिर हॉकी के या फिर आपके क्रिकेट के, उसी तरह से टेबल टेनिस का भी एक वर्ल्ड इवेंट होना शुरू हुआ सन 2000 से, जिसमें आप हर एक देश जो है अपने महिलाओं की भी एक टीम भेजता है, हर एक अपना, और अपने पुरुषों की भी एक टीम भेजता है। इस इवेंट का नाम क्या है? वर्ल्ड टीम टेबल टेनिस चैंपियनशिप। वर्ल्ड टीम टेबल टेनिस चैंपियनशिप एक तरीके से आप टेबल टेनिस का वर्ल्ड कप मान सकते हो। ये सन 2000 से जो है हो रहा है और इसमें काफी बढ़ चढ़कर जो है कई सारे देश, कई सारे आपके प्लेयर्स वगैरह, कई सारी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप हैव बीन हेल्ड सिंस 1926 एंड बाइनियली सिंस 1957। तो ये जो वर्ल्ड टीम टेबल टेनिस चैंपियनशिप है, इसके अलावा वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो है वो 1926 से ही करवाई जा रही है। मतलब ये कि आपका पहले ये था कि इंडिविजुअली जो लोग आपका जो टेबल टेनिस के इवेंट्स वगैरह होते थे वो 1926 से ही हो रहे थे, वर्ल्ड चैंपियनशिप वगैरह तब से चल रही थी। टीम के फॉर्म में जो है वो 2000 से शामिल किया गया है। तो जिस तरह से आपका टीम्स के आपके वर्ल्ड कप्स वगैरह होते हैं, उसी तरह से आप कह सकते हैं जो टीम्स वगैरह के टेबल टेनिस के वर्ल्ड कप्स हैं वो 2000 से चल रहा है। मगर अगर आप ये बोलो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप टेबल टेनिस की कब से हो रही है, तो वो सन 1926 से ही जो है करवाई जाने लगी थी। वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप्स तभी से होने लगी थी। हालांकि इसमें आप इंडिविजुअली पार्टिसिपेट कर रहे हैं सारी चीजें, मगर 2000 के बाद से बाकायदा देश इसमें अपनी मैन और वुमेन की टीम्स भेजने लगे हैं। एंड मगर वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो है वो 1926 से ही करवाई जा रही है और 1957 के बाद से जो है ये 2 साल में एक बार करवाई जाती है। बाईएनियली होने वाला इवेंट है। जैसे अपने वर्ल्ड कप जो है क्रिकेट के या फुटबॉल के या ओलंपिक्स जो है वो 4 साल में एक बार होते हैं, मगर यहां पर ये जो आपका ये जो वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप है जिसमें इंडिविजुअल आपके कॉम्पिटिशंस होते हैं, टीम्स वगैरह के एज सच नहीं होते, तो इसमें जो है ये आपका 1957 के बाद से हर 2 साल में एक बार करवाए जा रहे हैं। और जब आपकी इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की स्थापना हुई थी तभी से जो है ये आपके 1926 से इवेंट्स वगैरह करवाए जा रहे थे।
अब इसमें भी एक चीज़ है जिसका अपने को ध्यान रखना है, वक्त के साथ में ये गेम भी जो है धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है। जैसे 1926 में आपने वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप चालू करवा दी, 1957 में आपने डिसाइड किया कि 2 साल में एक बार करवाओगे, उसके बाद 2000 में डिसाइड करवाया कि आप इंडिविजुअल्स की जगह आप टीम के भी जो है इवेंट्स करवाओगे, और महिलाओं की और पुरुषों की आपकी टीम्स वगैरह जो है वो आपका इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आएंगी। इसके बाद में यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चेंज 2001 में किया गया था सितंबर के महीने में, और वो चेंज ये था कि जिस तरह से हम लोगों ने हमारे उसमें देखा था बैडमिंटन में कि 21 पॉइंट्स का आपका एक गेम होता है, उसी तरह से टेबल टेनिस में भी पहले 21 पॉइंट का गेम खेला जाता था। मगर इसके चलते अब ये इवेंट इतना लंबा हो जाता था, इतना नीरस हो जाता था, इतना बोरिंग हो जाता था कि इसमें फिर जो आपका पूरा का पूरा इवेंट है इसमें मजा आने जो है वो खत्म होने लगता था। एक आपकी जो कौतूहलता होती है वो खत्म होने लगती थी, गेम बहुत लंबा खिंच जाया करता था। इसलिए इसको 21 पॉइंट से कम कर फिर 2001 में इसको 11 पॉइंट का कर दिया गया, और इसके चलते अब ये गेम जो है वो और ज्यादा फास्ट हो गया है, और ज्यादा जो है इसमें आप कह सकते हैं आक्रामकता आ गई है, और ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है, और ज्यादा इंजॉयबल हो गया है। और इसके चलते भी जो है कहीं ना कहीं क्योंकि अब जल्दी जल्दी आपके मैचेस वगैरह करवाए जा सक रहे हैं, इसलिए इसके चलते इसकी पॉपुलैरिटी वगैरह जो है काफी ज्यादा बढ़ रही है। तो ये जो रूल्स वगैरह बदले और आपका 21 पॉइंट से जो 11 पॉइंट का इस गेम को किया गया, उसके बाद से मैच वगैरह जो है आपके टेबल टेनिस के अगर देखे जाएं तो ज्यादा फास्टर होने लगे इन कंपैरिजन टू आप बैडमिंटन की बात कर लें या लॉन टेनिस की बात कर लें, उसकी अपेक्षा ये जो गेम्स वगैरह हैं ज्यादा फास्ट करवाए जा सकते हैं। द ITTF ऑल्सो चेंज द रूल्स ऑफ 5 सर्विस एट 1 प्लेयर एट अ टाइम टू 2 सर्विस इफेक्टिवली फ्रॉम 2002। तो जिस तरीके से हम लोगों ने बैडमिंटन में देखा था कि आपकी सर्विस वगैरह की जाती है, उसी तरह से आपका टेबल टेनिस में भी जो है आपका प्लेयर सर्विस वगैरह करते थे। तो इसका भी अपना एक नियम होता था कि एक बार में जो आपका प्लेयर 5 सर्विस तक जो है गेम में कर सकता है। इन 5 सर्विसेज को कम कर आपका 2 सर्विसेज तक जो है लाया गया। 2002 में इस रूल को भी इफेक्टिव बनाया गया। इसके चलते आपका ये गेम जो है और ज्यादा आपका कॉम्पिटिटिव हो गया, और ज्यादा जो है इसमें आपको एक धार या फिर एक एज जो है आती हुई देखने को मिली है। इसके साथ साथ वो मटेरियल वगैरह जिनकी मदद से इस गेम को खेला जाता है, बॉल्स और बाकी सारा रैकेट्स वगैरह बनाने में जो मटेरियल लगते हैं, आपका जो टेबल का मटेरियल होता है, उसमें भी वक्त के साथ में इंप्रूवमेंट हुए हैं, मॉडिफिकेशंस हुए हैं, थोड़ा सा उसकी भी बात करते हैं। 2014 के बाद से जितने भी आपके टेबल टेनिस के इवेंट्स वगैरह होना शुरू किए हुए हैं, या फिर 2014 के बाद से ये या फिर ये नियम बनाया गया था कि 2014 के बाद से जितने भी आपके टेबल टेनिस के इवेंट्स वगैरह होंगे, उसमें जो बॉल वगैरह होगी वो एक पॉली मटेरियल से बनी हुई बॉल होगी। इसके पहले जो प्लास्टिक था वो अलग हुआ करता था, मगर अब इन्होंने बोला कि नहीं, अब जो बॉल वगैरह बनकर आएगी वो एक पॉली मटेरियल से बनी हुई बॉल होगी, उसकी मदद से जो है आप टेबल टेनिस की मैचेस वगैरह करवाए जाएंगे। इसकी जो बॉल्स हैं वो आपको जिस तरीके की जो है दिखती हैं, पॉली मटेरियल की बनी हुई, रंग अलग अलग हो सकते हैं, डजंट मैटर, मगर इस तरीके की ये बॉल्स होती हैं। और पॉली मटेरियल की बनी हुई बॉल्स का इस्तेमाल 2014 के बाद से होने लगा है। उसके पहले एक डिफरेंट तरीके का प्लास्टिक इस्तेमाल होता था। अब इस गेम को खेलने के लिए आपको जरूरत किन किन तरीके के इक्विपमेंट्स की पड़ती है, तो कुछ, क्योंकि इंडोर गेम है और इसमें आपको एक टेबल टेनिस नाम से समझ में आ रहा है कि टेबल के ऊपर आपको टेनिस खेलना है या टेनिस जैसी पूरी की पूरी प्रक्रिया को करना है, तो उसमें कुछ इक्विपमेंट की जरूरत तो आपको पड़ती है। पहली चीज तो ये कि इंडोर गेम है, इसमें आपको 2 रैकेट्स की जरूरत पड़ती है, और ये वो रैकेट नहीं है जो हम लोगों ने बैडमिंटन में देखे थे या लॉन टेनिस के जो रैकेट्स होते हैं, ये रैकेट भी अलग होते हैं। कैसे दिखते हैं अभी आगे देखेंगे। एक नेट की जरूरत पड़ती है, नेट को पकड़ने के लिए आपको नेट पोस्ट वगैरह चाहिए, एक टेबल की जरूरत पड़ती है, और कम से कम एक बॉल की जरूरत पड़ती है। ओवरऑल आप देखेंगे तो इसका टेबल कुछ इस तरीके का देखने में दिखता है। ये आपका नेट लगा हुआ है, टेबल के ऊपर लाइनें वगैरह बनी हुई हैं, और बाकी सारी चीजें, बॉल और बैट वगैरह जो है वो मैं भी आपको दिखाऊंगा। ये तो खैर इसकी एक तो इसका हाथ से बनाया हुआ फोटोग्राफ है या एक हाथ से बनाई हुई तस्वीर है। एक्चुअल में ये कुछ इस तरीके का दिखता है, देख लीजिए ऐसे। आज का जो टेबल इस्तेमाल होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ये टेबल हो गया, ये उस पर नेट लगी है, नेट को पकड़ने के उसके सपोर्टर्स वगैरह लगे हुए हैं, और ये पूरा का पूरा आपका जो इक्विपमेंट है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये जो लकड़ी का बना हुआ है या जो पहले इस्तेमाल होता था, इसको जस का तस रखना पड़ता था। ये वाला जो आपका टेबल टेनिस का टेबल आया है ये फोल्डेबल है, तो इसको फोल्ड करके रखा जा सकता है अगर इस्तेमाल ना हो रहा, एंड इस तरीके से कम स्पेस वगैरह खाता है, तो ये इस तरीके से इंटरेस्टिंग हो जाता है। अब थोड़ा सा इसके डायमेंशंस वगैरह की बात करते हैं, टेबल के क्या डायमेंशंस हैं और बाकी सारी चीजें। सरफेस ऑफ द टेबल शैल बी रेक्टेंगुलर, 2.74 meter long and 1.525 meter wide and shall lie in a horizontal plane 76 meter above the floor। तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखा गया है। पहली चीज तो ये कि जो टेबल की सरफेस है वो स्क्वायर नहीं होगी, वो कैसी होगी, वो एक रेक्टेंगुलर सरफेस होगी। इसमें लेंथ उसकी होगी 2.74 मीटर, और इसका जो विड्थ है वो 1.525 मीटर के आसपास में होने वाली है। एक चीज। दूसरी बात ये कि ये रखी कैसी जाएगी, इंक्लिनेशन वगैरह पर नहीं रखना है, इसको आपको एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखना है,
एंड इसको इस तरीके से रखना है कि ग्राउंड से इसकी जो हाइट है वो 76 सेंटीमीटर की बने। यानी कि ये जो आपका टेबल आपको देखने को मिल रहा है, ये जो टेबल यहां पे रखा है, इसको इस तरीके से हॉरिजॉन्टल प्लेन में जमाना है कि जो नीचे वाली एज है वहां से जब आप ग्राउंड तक का डिस्टेंस मेजर करें तो वो 76 सेंटीमीटर के आसपास जो है निकलकर आना चाहिए। आगे, the playing surface may be of any material and shall yield a uniform bounce of about 23 centimeter when a standard ball is dropped on it from a height of 30 centimeter। अब ये जो आपका टेबल है, इसके ऊपर जो सरफेस बनी हुई है, प्लेइंग सरफेस जो है वो किसी भी मटेरियल की हो सकती है। यहां पर समझ में आ रहा है कि इसके ऊपर एक अलग मटेरियल लगाया गया है, यहां पर देख रहा है कि ये सिर्फ लकड़ी की बनी हुई है, तो इससे मैटर नहीं करता कि आपकी प्लेइंग सरफेस जो है वो किस चीज से बनी हुई है, किस मटेरियल की बनी है। शर्त सिर्फ इतनी सी है कि अगर इस सरफेस के ऊपर ये प्लेइंग सरफेस, ये जो आपका टेबल है, इसके ऊपर अगर 30 सेंटीमीटर की हाइट से आपने टेबल टेनिस की बॉल गिराई तो कम से कम 23 सेंटीमीटर तक का बाउंस आना चाहिए। इतना जो है इलास्टिसिटी या फिर इतना जो है उसमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए, या फिर इतना जो है उसका सरफेस इस तरीके से होना चाहिए, फ्रेजाइल, इस तरीके का फ्रेजिलिटी उसमें होनी चाहिए कि 30 सेंटीमीटर से अगर आपने बॉल गिराई है तो 23 सेंटीमीटर तक का मिनिमम बाउंस आना चाहिए। उससे ज्यादा आ रहा है वेल एंड गुड है, मगर नहीं आ रहा, अगर 23 से कम है, 22 है, तो फिर मटेरियल नहीं चलेगा। इस तरीके का मटेरियल लगाइए कि 30 सेंटीमीटर के हाइट से अगर आपने बॉल फेंकी है तो 23 सेंटीमीटर का यूनिफॉर्म बाउंस आना चाहिए। और यूनिफॉर्म बाउंस का मतलब है ये नहीं है कि 30 सेंटीमीटर से डाला और एक बार में आपका 23 सेंटीमीटर आ गया। जितनी बार आप 30 सेंटीमीटर की हाइट से आप उस पर बॉल फेंक रहे हो तो हर बार लगभग 23 सेंटीमीटर, प्लस माइनस थोड़ा बहुत चलता है, मगर 23 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा तक का जो बाउंस है वो आना ही चाहिए, नहीं तो फिर वो मटेरियल एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आगे, द प्लेइंग सरफेस शैल बी यूनिफॉर्मली डार्क कलर्ड एंड मैट but with a wide sideline 2 centimeter wide along each 2 centimeter edge and a wide end line 2 centimeter wide along 1.5 to 5 meter edge। तो आपकी जो प्लेइंग सरफेस है उसका एक ही कलर होगा, पहली चीज, यूनिफॉर्मली वो डार्क होगी। आपकी जो इसके ऊपर नेट वगैरह लगाई जा रही है वो भी आपका जो है आपका जो मैट वगैरह लगाया जा रहा है वो भी डार्क कलर का होगा, मगर इसके ऊपर जो लाइंस वगैरह बनाई जाएंगी इसके डायमेंशंस वगैरह बताने के लिए वो आपका व्हाइट लाइन की होंगी। 2-2 सेंटीमीटर की विड्थ की लाइंस वगैरह बनानी है, लेंथ वगैरह उनकी उतनी रहेगी जितना आपके टेबल की लेंथ है, यानी कि 2 सेंटीमीटर की लाइन बनेगी मगर 2.74 मीटर का जो आपका एज है उसके अलोंग। देखिए इधर ये अब आपका ये जो आपकी जो लाइंस है व्हाइट कलर की 2-2 सेंटीमीटर की बनाई जाएंगी। अब ये अगर आपका 2.74 मीटर की लेंथ है तो उसके अलोंग तक पूरा खिंचेगा, और ये 1.5 to 5 मीटर की लेंथ है तो इसके अलोंग भी जो है पूरा का पूरा ये 2-2 सेंटीमीटर की विड्थ की लाइंस वगैरह बनाई जाएंगी। बाकी आपका मैट हो या फिर आपका पूरा जो भी कलर वगैरह हो डार्क होना चाहिए और उसमें यूनिफॉर्मिटी आपको देखने को मिलनी चाहिए। चलें आगे बढ़ते हैं। तो ये तो रही बात सिंगल्स की। अब अगर आप टेबल टेनिस पे डबल्स खेल रहे हैं तो क्या किया जाता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। फॉर डबल्स ईच कोर्ट शैल बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ कोर्ट्स बाय अ वाइड लाइन 3 millimeter wide running parallel with the side lines. The center line shall be regarded as the part of each right half court। मतलब ये कि जब आप डबल्स खेल रहे हैं या फिर आप टेबल टेनिस के ऊपर डबल खिलवा रहे हैं तब आप क्या करेंगे, ये जो दोनों लाइंस आपने यहां पे बनाई हैं टेबल के एंड में, इनके पैरेलल आप सेंटर से एक लाइन बनाएंगे और ये लाइन जो है 3 मिलीमीटर विड्थ की होगी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये जो लाइन है ये 3 मिलीमीटर विड्थ की होगी, 3 mm की विड्थ की होगी, और इसकी मदद से जो है आप टेबल को 2 बराबर हिस्सों में जो है डिवाइड कर देंगे। आप टेबल के जो है 2 बराबर हिस्से कर देंगे। अब इसके एक तरफ आपका एक बंदा खड़ा होगा आपके राइट हैंड साइड के कोर्ट पे और एक जो है आपके लेफ्ट हैंड साइड के कोर्ट पे खड़ा होगा। अकॉर्डिंगली अब दोनों को समझ में आ जाएगा उनका रिस्पेक्टिव एरिया कौन सा है और कहां से खेलना है। द नेट शेल बी सस्पेंडेड बाय अ कॉर्ड अटैच एट ईच एंड टू एन अपराइट पोस्ट 15.25 सेंटीमीटर हाई। अब नेट जो है उसको आप दो आपके टेबल के दोनों तरफ आपने कॉर्ड लगाए हुए हैं जिनकी आपने हाइट रखी हुई है 15.25 सेंटीमीटर। इनके ऊपर जो है आप अपनी नेट वगैरह को टांगेंगे। द आउटसाइड लिमिट्स ऑफ द पोस्ट बीइंग 15.25 सेंटीमीटर आउटसाइड द साइड लाइन। कुल मिला के वही बात है, आप दोनों तरफ से 15.25 मीटर की हाइट की 2 कॉर्ड्स लगाएंगे और उसके ऊपर आपने जो है नेट को बांध देना है इस तरीके से। ये 15.25 सेंटीमीटर की हाइट है ये जो 2 कॉर्ड्स की, और इसके ऊपर आपने जो है नेट इस तरीके से लगाकर तैयार कर देना है। चलें, ठीक है जी।
द टॉप ऑफ द नेट along its whole length shall be 15.25 सेंटीमीटर above the प्लेइंग सरफेस। अब ये जो नेट का टॉप है, ये जो कॉर्ड्स वगैरह पे आपने नेट को जो सस्पेंड किया है इस या फिर इस तरीके से बांधा है, इसका भी जो टॉप पोर्शन निकल कर आएगा वो प्लेइंग सरफेस से 15.25 सेंटीमीटर की हाइट पर आना चाहिए, 15.25 सेंटीमीटर की हाइट पर ही आना चाहिए। यानी कि ये जो सबसे ऊपर का टॉप का हिस्सा है इसको अगर आप देखोगे 15.25 सेंटीमीटर की हाइट तक ये होना चाहिए। ठीक है जी, चलो अब आ जाते हैं बॉल के ऊपर। ये तो हम लोगों ने टेबल के डायमेंशंस की बात कर ली, अब बॉल की बात करते हैं। द बॉल शैल बी स्पेरिकल विद अ डायमीटर ऑफ 40 mm एंड वेट 2.7 ग्राम। ये तो पहले ही देख लिया था कि बॉल कौन से मटेरियल की बनेगी, तो जवाब है पॉली मटेरियल की बनेगी। इसका वेट कितना हो, इसका डायमीटर कितना होगा 40 मिलीमीटर और इसका वेट कितना होगा 2.7 ग्राम की अपनी ये बॉल होने वाली है। इट शैल बी मेड ऑफ सेल्यूलॉइड और सिमिलर प्लास्टिक मटेरियल एंड शैल बी व्हाइट और ऑरेंज इन कलर। तो इसको पहले सेल्यूलॉइड से बनाया जाता था और आपका इसी तरीके की सिमिलर प्लास्टिक्स वगैरह से बनाया जाता था। आज भी काफी जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, मगर कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स की बात की जाए तो उसमें पॉली मटेरियल की जो बॉल है उसका यूज किया जाने लगा है। कलर वगैरह जो है या तो आप व्हाइट रख सकते हो या फिर आप ऑरेंज रख सकते हो, इस तरीके की आपको देखने के लिए मिलती है। ये हल्की सी ऑरेंज नारंगी कलर की जो बॉल है या तो आप इसका इस्तेमाल कर लो या व्हाइट कलर की बॉल का इस्तेमाल कर लें। चलें, अगला आता है रैकेट्स। अब रैकेट्स के डायमेंशंस और बाकी सारे स्पेसिफिकेशंस को हम लोग देख लेते हैं। तो रैकेट्स में सबसे पहली चीज ये कि इसके डायमेंशंस वगैरह या शेप साइज कैसा होगा। रैकेट्स में बी ऑफ एनी साइज, शेप और वेट बट द ब्लेड शैल बी फ्लैट एंड रिजिड। तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपके रैकेट का शेप साइज किस तरीके का है, मगर इतना जरूर है कि उसको ये जो आपका ब्लेड है जिसकी मदद से आप हिट वगैरह करोगे, एक तो वो फ्लैट होगा, दूसरा वो रिजिड होगा। रिजिड का मतलब ये कि आप उसको खींच नहीं सकते हो, फ्लैट का मतलब तो पता ही है, समतल एकदम। At least 85% of the blade by thickness shall be of natural wood। अब ये जो ब्लेड आप बना रहे हो इसका कम से कम 85% हिस्सा जो है वो नेचुरल वुड का बना होना चाहिए, पहली चीज। एन एडहेसिव लेयर within the blade may be reinforced with the fibrous material but shall not be thicker than 7.5% of the total thickness or 0.35 mm whatever is smaller। तो आपका जो बैट आप बनाओगे वो 85% जो है उसका बाय थिकनेस वगैरह आप जब आप देखोगे तो पूरा लकड़ी का होना चाहिए, नेचुरल का होना चाहिए। उसके ऊपर अगर आपने कोई एडहेसिव मटेरियल लगाना है, जैसे यहां पे पकड़ने का जो हैंडल है इस पर कोई एडहेसिव मटेरियल लगाना है, या फिर जो रबर लगाने के पहले अगर लकड़ी के ऊपर कुछ आपको एडहेसिव मटेरियल चिपकाना है जिससे कि रबर अच्छे से लग जाए उसके ऊपर, तो वो सब आप लगा सकते हो, उसकी आपको इजाजत है। मगर 85% जो है आपका वो पूरा लकड़ी का बना होगा, एक चीज। दूसरी बात ये कि इसके ऊपर आप जो एडहेसिव मटेरियल आप लगाओगे या तो वो टोटल थिकनेस के 7.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बैट की जो भी टोटल थिकनेस आएगी उसके 7.5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, पहली बात। या फिर 0.35 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दोनों में से जो भी चीज आपकी कम, जो भी आपका वैल्यू कम आए उतना उस वैल्यू का जो है आप, या फिर उस थिकनेस की वैल्यू का जो है आप इसके ऊपर एडहेसिव मटेरियल लगा सकते हैं। तीसरा, a side of the blade used for striking the ball shall be covered with either ordinary pimpled rubber with pimples outward having a total thickness including adhesive of not more than 2 mm or sandwich rubber with pimples inward or outward having a total thickness including adhesive of not more than 4 mm। तो अब आपको यहाँ पे रैकेट के ऊपर दिख रहा है ये लाल कलर से और यहाँ पे नीले कलर से जो ये सरफेस है ये लकड़ी नहीं है या फिर ये एडहेसिव मटेरियल नहीं है, इसके ऊपर रबर लगाई गई है। ठीक है, ये इससे आपका जो बॉल है उसको स्ट्राइक करने में आसानी होती है, सहूलियत होती है। तो इनका कहना यह है कि ये जो ब्लेड है जिसकी मदद से आप स्ट्राइक कर रहे हो बॉल को, इसके ऊपर आपको एक रबर वगैरह लगानी है। ये रबर के ऊपर क्या होने चाहिए, पिंपल्स होने चाहिए। पिंपल्स यानी कि छोटे 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 आपको उसके ऊपर जिस तरह से आपके चेहरे के ऊपर मस्से हो जाते हैं उस तरीके से छोटे छोटे मस्से या छोटे छोटे पिंपल्स या छोटे छोटे आपको उसके ऊपर सरफेस छोटा छोटा आपको उसके ऊपर जो है लाइंस वगैरह बनानी है। इससे होगा ये कि आपका जो बॉल है उसको हिट करने में ज्यादा आसानी होती है। अब इनका कहना यह है कि इन पिंपल्स वगैरह के साथ में आप जो एक ऑर्डिनरी रबर का इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर आपके जो पिंपल्स हैं वो आपकी सरफेस के बाहर की तरफ होने चाहिए। यानी कि ये सरफेस है इस पे बाहर की तरफ में आपको इस तरीके के पिंपल्स वगैरह बनाने हैं। एंड ये जो रबर आप लगाओगे इसकी और इंक्लूडिंग इस पे इसके पहले जो आपने बैट के ऊपर एडहेसिव लगाया था इसको चिपकाने के लिए ज्यादा अच्छे से या ग्रिप वगैरह ठीक बनाने के लिए, उसकी थिकनेस और इस रबर की टोटल थिकनेस जो है वो 2 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है जी।
या फिर अगर आप इसके ऊपर अगर आप सिंपल या ऑर्डिनरी पिंपल रबर का इस्तेमाल नहीं कर रहे जिसके ऊपर इस तरीके से सरफेसेस वगैरह या उभार बने हुए हैं पिंपल्स के शेप में, तो फिर आप एक काम करिए, आप सैंडविच रबर का इस्तेमाल करिए। मगर सैंडविच रबर जो आप इस्तेमाल करोगे इसके ऊपर पिंपल्स या तो अंदर की तरफ में हो सकते हैं या फिर बाहर की तरफ में हो सकते हैं। ऑर्डिनरी रबर का अगर आपने इस्तेमाल किया तो उसके ऊपर जो आपके उभार या फिर आपके जो पिंपल्स वगैरह आपने बनाने हैं वो आपको बाहर की तरफ ही बनाने पड़ेंगे। मगर अगर आप इसमें सैंडविच रबर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पिंपल्स अंदर की तरफ में भी हो सकते हैं, बाहर की तरफ में भी हो सकते हैं। मगर और यहां पर जो है एडेसिव को मिलाकर, एडेसिव इंक्लूड कर अगर आप देखोगे तो टोटल जो आपका थिकनेस है वो 4 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 4 mm से ज्यादा आप उसकी थिकनेस लेकर नहीं जा सकते। तो ये जो है वो बैट के डायमेंशंस होगा। अगली आती है प्लेइंग कंडीशंस। द प्लेइंग स्पेस शैल बी रेक्टेंगुलर एंड नॉट लेस देन 14 मीटर लॉन्ग, 7 मीटर वाइड एंड 5 मीटर हाई। मतलब ये कि टेबल वगैरह जो है वो तो रेक्टेंगुलर है ही, उसके आसपास का भी जो स्पेस वगैरह है आपको रेक्टेंगुलर ही रखना है। आसपास में भी आप देखोगे कि कुल मिलाकर आपको जो है 14 मीटर लेंथ, 7 मीटर विड्थ और 5 मीटर की हाइट वगैरह का टेबल या उसके आसपास की आपको उसके आसपास का स्पेस आपको मेंटेन करना है। टेबल वगैरह के डायमेंशंस के अलावा इतना जो है आपको प्लेइंग स्पेस 14 मीटर की लेंथ, 7 मीटर की विड्थ और 5 मीटर की हाइट पे मेंटेन करना है। द 4 कॉर्नर्स में बी कवर्ड बाय सराउंड्स ऑफ नॉट मोर देन 1.5 मीटर लेंथ। इसके चारों तरफ आप जो भी सराउंडिंग वगैरह लगाओगे या 4 कॉर्नर्स वगैरह बनाओगे तो 1.5 मीटर की लेंथ से ज्यादा कि आप ज्यादा की लेंथ के सराउंड्स वगैरह आप उसके टेबल के चारों तरफ नहीं लगा सकते। फॉर पैरा इवेंट्स फील्ड ऑफ प्ले शेल नॉट बी लेस देन 8.6 मीटर्स। अब अगर पैरा इवेंट्स वगैरह करवाए जा रहे हैं, यानी कि अगर दिव्यांग वगैरह जो लोग हैं, जो थोड़ा सा जो नॉर्मल आपके प्लेयर्स वगैरह नहीं है, अगर आप उनके इवेंट्स वगैरह करा रहे हो तो उसमें जो फील्ड ऑफ प्ले है यानी कि आपका टेबल और उसके आसपास का जो स्पेस वगैरह है वो कम से कम 8.6 मीटर तक रखना, 8 into 6 मीटर स्क्वायर तक रखना पड़ेगा। इससे कम के एरिया में आप इसको नहीं करवा सकते। इन एन इंटरनेशनल इवेंट द लाइट इंटेंसिटी इक्वली मेजर्ड एट हाइट ऑफ प्लेइंग surface shall be at least 100 लक्स यूनिफॉर्मली ओवर द वोल प्लेइंग एरिया। तो अब इंटरनेशनल इवेंट्स वगैरह अगर करवाए जा रहे हैं, क्योंकि ये एक इंडोर इवेंट है तो आपको लाइट वगैरह की भी व्यवस्था देखना पड़ेगी। तो लाइट की जो इंटेंसिटी है वो आपको इस तरीके से रखनी है कि 100 लक्स या फिर 100 ल्यूमिनक्स से ज्यादा यूनिफॉर्मिटी की लाइट जो है पूरे प्लेइंग एरिया पर ना पड़े, और 1000 लक्स या 1000 लक्स की आपकी जो आपका जो लाइट वगैरह है पूरी सरफेस के ऊपर पड़े। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि यूनिफॉर्मली पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक तरफ में ज्यादा हो रही है एक तरफ में कम हो रही है, इस तरीके की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। आपको पूरी सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मिटी के साथ में जो है लाइट वगैरह की व्यवस्था चाहिए पड़ेगी। और इस बात को इंश्योर करने की जिम्मेदारी आपके ऑर्गेनाइजर्स वगैरह की है कि 1000 लक्स यूनिफॉर्मिटी की जो लाइट है वो पूरे के पूरे प्लेइंग एरिया पे, टेबल पे, उसके आसपास पे, उसका प्लेयर्स का जो प्लेइंग एरिया है टेबल के चारों तरफ, आगे पीछे जहां मूव करना है हर जगह आपको इतना जो है इंटेंसिटी की लाइट वगैरह देनी पड़ेगी। चलें आगे बढ़ते हैं। चलें, आप कुछ डेफिनेशंस वगैरह हैं जिनका हमको ध्यान रखना है। पूरे के पूरे जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ना है उसमें डेफिनेशंस का इस्तेमाल होगा, तो थोड़ा सा इनके बारे में बात कर लेते हैं। पहली डेफिनेशन आती है रैली की। रैली वर्ड हम लोगों ने इसके पहले बैडमिंटन में भी सुना था कि जब एक प्लेयर ने सर्विस कर दी और दूसरे प्लेयर ने फिर जो है आपका शटलकॉक को मारा, फिर ये मार रहा है और लगातार इस तरीके से शटलकॉक का आदान प्रदान चल रहा है, तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है उसको वहां पर रैली कहा गया था। वही चीज यहाँ पर है कि जब आपका एक प्लेयर ने बॉल को टेबल पर मार दिया और उसके बाद दूसरे प्लेयर ने मार दिया, फिर यह सर्विस कर रहा है, फिर ये इस तरीके से जो है एक दूसरे को के साथ में जब उस बॉल के साथ में लगातार खेल रहे हैं, क्रिया और प्रतिक्रिया करते चले जा रहे हैं, तो ये पूरी प्रोसेस या ये पूरा पीरियड जब आपका बॉल जो है वो प्ले में है, जो आपको यहां पे देखने को मिल रहा है, जैसे ये दोनों लगातार अब खेल रहे हैं जब तक ये बॉल गिरी नहीं है, तो इसके पहले का जो ये प्रोसेस है इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है रैली। इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। द बॉल इज इन द प्ले फ्रॉम द लास्ट मोमेंट एट विच इट इज स्टेशनरी एट द palm of the free hand before being intentionally projected in service until the rally is decided as a let or a point। तो रैली कब से शुरू मानी जाती है या फिर बॉल को प्ले में कब माना जाता है? कि आपने बॉल को अपना बैट से मार दिया, इंटेंशनली जो है सामने वाले की तरफ में आपने बॉल को बैट से मार दिया, उसने फिर आपकी तरफ में मारा, आपने फिर मारा, तो अल्टीमेटली जिस मोमेंट पे आपने बॉल को हिट किया था और सर्विस चालू करी थी उसके बाद से लेके अब जब तक या तो एक लेट नहीं आ जाता, लेट क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, या फिर एक पॉइंट नहीं हो जाता, तब तक जो है आपकी बॉल को माना जाता है कि वो आपका प्ले में है। देखिए यहां पे जैसे इसने शुरुआत कर दी, अभी दोनों एक दूसरे के साथ में लगातार खेलते चले जा रहे हैं,
ये शुरू कर दिया, एक दूसरे के साथ में खेलते चले जा रहे हैं। तो जिस मोमेंट पे सर्विस शुरू की गई थी और उसके बाद से लगातार इनके बीच में बॉल का आदान प्रदान हुआ है, उसको कहा जाता है कि बॉल जो है प्ले में है या फिर आपकी रैली वगैरह जो है लगातार चल रही है। ठीक है जी। अब रैली डिसाइड कैसे होती है, या तो एक लेट होता है या फिर एक पॉइंट होता है। लेट का मतलब क्या होता है? लेट का मतलब होता है एक ऐसी रैली जिसका लास्ट में कोई रिजल्ट निकल कर नहीं आया या फिर जिसमें पॉइंट स्कोर नहीं किया गया है। आगे ये भी डिस्कस करेंगे कि पॉइंट कैसे स्कोर होता है कैसे नहीं होता, मगर फिलहाल ध्यान रखिएगा, अगर एक रैली शुरू हुई या फिर बॉल जो है प्ले में आई और उसके बाद में ये रैली आपका लेट पे खत्म हुई है, एलईटी पे, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो रैली है इसमें लास्ट में कोई रिजल्ट नहीं निकला या फिर इसमें पॉइंट जो है वो स्कोर नहीं किया गया। अब पॉइंट इज अ रैली ऑफ विच द रिजल्ट इज स्कोर्ड, या फिर इस तरह से बोल सकते हैं कि लेट जो है वो एक ऐसी रैली है जिसका कोई रिजल्ट स्कोर नहीं किया गया, जिसमें कोई रिजल्ट निकल कर नहीं आया। पॉइंट एक ऐसी रैली है या फिर पॉइंट रैली का वो अंत है या वो एंड है जिसमें आपको कोई रिजल्ट जो है वो स्कोर, जिसमें कोई रिजल्ट स्कोर किया गया था, जिसमें कोई नतीजा निकल कर आया था। द रैकेट हैंड इज द हैंड कैरिंग द रैकेट, यानी कि जिस हाथ से आपने रैकेट पकड़ा हुआ है उसको बोला जाएगा रैकेट हैंड। तो ये अपने को कुछ बातें ध्यान में रखनी है। रैली का मतलब क्या, जब तक आपका बॉल प्ले में है उसको आपने रैली बोला है। बॉल प्ले में कब आएगी, जैसे एक प्लेयर ने इंटेंशनली अपने रैकेट से बॉल को मार दिया और उसके बाद में बॉल का आदान प्रदान शुरू हो गया, जब तक सर्विस टूटती नहीं है तब तक जो है उसको प्ले बोला जाता है। ये जो प्ले है बॉल का दो तरह से, या फिर ये जो रैली है दो तरह से खत्म होगी, या तो लेट पर या फिर पॉइंट पर। लेट का मतलब कि इस रैली का कोई रिजल्ट नहीं निकल कर आया, इसमें रिजल्ट स्कोर नहीं किया गया, और पॉइंट का मतलब इसमें आपका रिजल्ट स्कोर किया गया। लास्ट चीज है रैकेट हैंड। रैकेट हैंड का मतलब क्या, जिस हाथ से आप अपना ये सर्विस वगैरह जो है कर रहे हो या फिर आप जिस हाथ में रैकेट को पकड़कर खेल रहे हो। द फ्री हैंड इज द हैंड नॉट कैरिंग द रैकेट, द फ्री आर्म इज द आर्म ऑफ द फ्री हैंड। अब वो दूसरा हाथ जो आपका खाली है इस पूरे वक्त में, जिसका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो आपका फ्री हैंड हो जाएगा। उसकी आर्म वगैरह जो है उसके हाथ, उस हैंड की, वो आपकी आर्म ऑफ द फ्री हैंड हो जाएगी। A player strikes the ball if he or she touches it in play with his or her racket held in the hand or with his or her racket hand below the wrist। अब एक प्लेयर जो है बॉल को किस तरीके से स्ट्राइक करता है या किस तरीके से अपना रैली जो है वो स्टार्ट करता है, या फिर अगर उसकी तरफ सर्विस आई, उसकी तरफ बॉल आई है तो सर्विस किस तरह से करता है। अ प्लेयर स्ट्राइक्स द बॉल इफ ही और शी टचेस इट इन प्ले विथ हिज और हर रैकेट। तो अगर बॉल उसकी तरफ आ रही है, गेम आपका चल रहा है और उसने अपने रैकेट से उसको टच किया, तब हम लोग बोलेंगे कि उसने बॉल को स्ट्राइक किया है। ठीक है। या फिर और विथ हिज और हर रैकेट हैंड बिलो द रिस्ट। अब रिस्ट के नीचे से अगर उसने कुछ इस तरीके से मारा है, या तो उसने सर्विस हो रही हो तो किसी भी तरीके से उसने हिट कर दिया हो, या फिर उसने रिस्ट के नीचे से इस तरह से अगर उस तरह से अगर उसने बॉल को टच किया है, तब भी ये बोला जाता है कि आपने उसको स्ट्राइक किया है। अ प्लेयर ऑब्स्ट्रक्ट्स द बॉल इफ ही और शी और एनीथिंग ही और शी वियर्स। अ प्लेयर ऑब्स्ट्रक्ट्स द बॉल इफ ही और शी or anything he or she wears or carries touches it in play when it is above or traveling towards the playing surface not having touched his or her court since last being struck by his or her opponent। मतलब ये कि अगर आपने बैट के अलावा जो भी चीजें पहन रखी हैं आपके शरीर पर और बाकी जो भी चीज है उसने अगर बॉल को टच कर दिया तो फिर यह माना जाएगा कि आपने बॉल को ऑब्स्ट्रक्ट किया है। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है। आपके रैकेट के अलावा अगर शरीर के किसी भी चीज से, किसी भी हिस्से से, या आपने अगर कुछ भी पहन रखा है, आपका पैंट, आपका टी शर्ट, आपके हाथ में अगर आपने घड़ी बांध रखी है, आपने ब्रेसलेट डाल रखा है, कुछ भी अगर आपने पहन रखा है आपके शरीर पर और उसके चलते अगर बॉल जो है उससे टच कर जाती है, सामने वाले ने आपको सर्विस करी और आपके टेबल पे गिरने के पहले अगर वो आपके किसी शरीर के हिस्से से टकरा जाती है या शरीर के ऊपर आपने जो भी पहन रखा है उससे टकरा जाती है, तो ये माना जाएगा कि आपने बॉल को ऑब्स्ट्रक्ट किया है। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, द प्लेयर ऑब्स्ट्रक्ट्स द बॉल इफ ही और शी और एनीथिंग ही और शी वियर्स और कैरीज टचेस इट इन द प्ले when it is above or traveling towards the playing surface not having touched his or her court since the last being struck by his or her opponent। मतलब ये आपने बॉल को स्ट्राइक किया, सामने वाले की तरफ बॉल गई, उसने फिर से बॉल को आपकी तरफ स्ट्राइक कर दिया। अब उसने जब बॉल को स्ट्राइक किया था, अब आपके कोर्ट के ऊपर ना वो लैंड हुई है और ना अभी तक आपके बैट से टच हुई है, उसके पहले अगर आपके शरीर के किसी हिस्से से वो टकरा गई तो फिर ये माना जाएगा कि आपने बॉल को ऑब्स्ट्रक्ट किया या फिर आप उसके रास्ते में आए। द सर्वर इज द प्लेयर ड्यू टू स्ट्राइक द बॉल फर्स्ट इन अ रैली। अब अगर आपसे बोला जाए कि आप रैली की शुरुआत करिए या फिर आप बॉल जो है उसको स्ट्राइक कर अपना गेम जो है या फिर बॉल का प्ले जो है शुरू करिए, तो फिर आप रैली शुरू कर
करना है, इस केस में आपको जो है सर्वर बोला जाता है, या फिर इस केस में ये बोला जाता है कि आप जो है बॉल को सर्व करना है। चले, द रिसीवर इज द प्लेयर ड्यू टू स्ट्राइक द बॉल सेकेंडरी इन द रैली, यानी कि लेट्स से अगर आप मेरे सामने खड़े हुए हैं और हम टेबल टेनिस खेल रहे हैं, मैंने रैली को शुरू किया बॉल को हिट करके, अब बॉल आपकी तरफ आ रही है, तो मैं क्या हो गया, आपका सर्वर हो गया, और आपके पास अब क्योंकि बॉल आएगी आप और अब आप जो है उसको हिट कर आगे जो है गेम को बढ़ाएंगे या रैली को आगे प्रोसीड करेंगे, तो आप क्या हो जाएंगे, रिसीवर। द अंपायर इज द पर्सन अपॉइंटेड टू कंट्रोल अ मैच, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि वो व्यक्ति अब जो पूरे के पूरे मैच को देख रहा है कि कहीं कोई फॉल्ट ना हो जाए, सही तरीके से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किसने पॉइंट स्कोर किया नहीं किया, सारी चीजें जो डिसाइड कर रहा है वो आपका अंपायर हो गया। द असिस्टेंट अंपायर इज द पर्सन अपॉइंटेड टू असिस्ट द अंपायर विद सर्टेन डिसीजंस। फिर वही बात कि कई बार इस तरह से हो जाता है कि आप अनसर्टेन होते हैं कि ये क्या फैसला लिया जाए क्या ना लिया जाए, उस कंडीशन में अंपायर को असिस्ट करने के लिए आपके साथ में जो बंदा है वो आपका असिस्टेंट अंपायर कहलाएगा। एनीथिंग दैट अ प्लेयर वियर्स और कैरीज includes anything that he or she wears or carry other than the ball at the start of the rally। अब आपने थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था कि ऑब्स्ट्रक्शन में आपका बैट के अलावा जो भी चीजें वगैरह आ जाती, जो भी आपने पहन रखी हैं, उसमें से अगर किसी भी चीज से कुछ टकराता है तो आपका माना जाता है ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है बिकॉज ऑफ एनीथिंग। तो ये जो एनीथिंग है उसमें क्या क्या आ जाएगा, बैट के अलावा या बॉल के अलावा जो भी चीज आप कैरी कर रहे हो, वो सारी जो भी आपने पहन रखा है, वो सारी की सारी चीजें रैली की शुरुआत में जो भी आपके पास में है वो आपका एनीथिंग की कैटेगरी में आ जाएगा। द एंड लाइन शैल बी रिगार्डेड एज एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली इन बोथ द डायरेक्शंस। इसका मतलब थोड़ा सा हमको टेबल देख के समझना पड़ेगा। जैसे ये दोनों यहां पे खेल रहे हैं, अब टेबल तो यहीं पे खत्म हो गया है, मगर ये जो एंड लाइन है, यानी कि जितना पीछे तक ये जाके स्कोर कर सकता है, जितना पीछे तक जाकर ये हिट कर सकता है, या जितना पीछे की तरफ में ये मार सकता है, ये दोनों तरफ इंफिनिटी तक एक्सटेंड मानी जाती है। इसको इस पर समझते हैं। ये आपका टेबल इतना ही बड़ा है, यहां से सामने वाले ने खड़े होकर सर्व किया, आपने वहां से हिट कर दिया, फिर बॉल इधर गई है, उसने इधर से हिट कर दिया, तो आप कितना पीछे तक जाके हिट कर सकते हैं, उसका जवाब यह है आप इंफिनिटी तक पीछे जा सकते हैं। ये जो एंड लाइंस हैं टेबल के दोनों तरफ इंफिनिटी तक एक्सटेंडेड मानी गई हैं, यानी कि आप जितना पीछे जाएं उतना पीछे, जितना पीछे जाएं उतना पीछे तक जाकर जो है आप हिट कर सकते हैं। ठीक है जी, जितना पीछे तक चाहें आप उतना पीछे तक जाकर हिट कर सकते हैं। ये टेबल का एंड जो है इंफिनिटी तक माना गया, ये जो टेबल का की जो एंड लाइंस हैं इनका एक्सटेंशन इंफिनिटी तक माना गया है। वही बात जो है यहां पे लिखी गई है, द एंड लाइन शैल बी रिगार्डेड एज एक्सटेंडिंग इंफिनिटली इन बोथ द डायरेक्शंस। मतलब टेबल भले ही यहां पे खत्म हो जाए, मगर ये जो एंड लाइंस हैं आप कितना भी पीछे तक जा सकते हो इस डायरेक्शन में और कितना भी पीछे तक जा सकते हो इस डायरेक्शन में, ये जो है आपकी इंफिनिटी तक एक्सटेंडेड है। चलें आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग फंक्शनल जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे, जिसकी मदद से ये जो डेफिनेशंस वगैरह हैं ज्यादा बेटर तरीके से हमारे दिमाग में क्लियर होंगी, हमें समझ में आएगा कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन किया जाता है। चलें इसको देखते हैं। तो फंक्शनल रूल्स जो हैं हमारे टेबल टेनिस के, उसमें जो पहला रूल आता है वो है The right to choose the initial order of serving, receiving and starting at a particular end shall be decided by the toss and the winner may choose to serve or receive first or to start at a particular end। यानी कि जब गेम शुरू होगा तब कौन सा बंदा जो है पहले आपकी सर्विंग शुरू करेगा, कौन सा बंदा जो है वो पहले आपका रिसीव करेगा, और गेम जो आपका सर्विंग शुरू करेगा या फिर सर्विंग शुरू करने के साथ में जो आपकी गेम की शुरुआत करेगा वो टेबल के किस तरफ खड़ा होने वाला है, ये सारी की सारी बातें जो हैं टॉस की मदद से डिसाइड की जाती हैं। एक बार टॉस होता है और टॉस होने के बाद में जो व्यक्ति जीत गया टॉस, वो डिसाइड करता है कि पहली चीज़ कि उसको सर्व करना है या रिसीव करना है, एक चीज़। और दूसरी बात ये कि जब उसने ये डिसाइड कर लिया कि उसको सर्व करना है या रिसीव करना है, उसके बाद में उसको टेबल के किस तरफ खड़ा होना है उसने वो डिसाइड कर लिया। अब अकॉर्डिंगली उसने जो भी अपनी चॉइस ली है उसके अकॉर्डिंग दूसरे वाले को जो चॉइस मिलती है उसको मानना पड़ेगी। यानी कि लेट से मैं और आप अगर गेम खेल रहे हैं और मैंने टॉस जीत लिया और अब मैंने डिसाइड किया कि मैं सर्व करूंगा, तो फिर आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, आपको फिर जो है रिसीव ही करना पड़ेगा। इसी तरह से लेट से मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे और आपके बीच में एक टेबल रखा हुआ है और एक नेट लगी हुई है, मैं नेट के इस तरफ खड़ा हूँ और मैं यहाँ से सर्व करूंगा, तो फिर आपको जो है उसकी उसी तरफ खड़ा होना पड़ेगा। तो वही बात जो है यहाँ पे लिखी गई है कि कौन सा व्यक्ति जो है वो इनिशियली सर्व करेगा या फिर रिसीव करेगा या फिर टेबल के किस तरफ से आपका जो है गेम को वो स्टार्ट करेगा, ये सारी की सारी चीजें टॉस के बाद होती हैं। जो टॉस जीत जाता है वो जो है फिर इसके ऊपर अल्टीमेटली डिसीजन लेता है और उसके डिसीजन को फिर जो है मानना पड़ता है।
पड़ता है और अकॉर्डिंगली जो करस्पॉन्डिंग जो उसके चॉइसेस उसके अपोनेंट के सामने आती हैं उसके अपोनेंट को वो चॉइसेस मानना पड़ती हैं। आगे, व्हेन वन प्लेयर और पेयर हैज चूजन टू सर्व और टू रिसीव फर्स्ट or to start at a particular end, the other player or pair shall have the other choice। वही बात जो मैंने आपको बताई कि अगर सिंगल आपका मैच हो रहा है और दो प्लेयर्स आपका गेम खेल रहे हैं और एक ने टॉस जीतकर अपना डिसीजन ले लिया कि भाई मैं तो सर्व करूंगा और मैं इस तरफ से सर्व करूंगा, तो दूसरे वाले को जो है उसके दूसरी तरफ खड़े होकर रिसीव करना पड़ेगा। अब अगर लेट से सिंगल प्लेयर ना होके एक पेयर अगर खेल रहा है, यानी कि डबल्स का मैच चल रहा है, दो दो लोग हैं टेबल के, एक तरफ भी दो लोग हैं और दूसरे तरफ में भी दो लोग हैं, ऐसी परिस्थिति में अगर उन्होंने जो भी डिसीजन लिया है सर्व करने का या रिसीव करने का और टेबल की एक तरफ खड़े होने का, तो उनके अपोनेंट में जो टीम है, उनके जो अपोजिशन में टीम है, उनको फिर जो है उसके करस्पॉन्डिंग दूसरी तरफ खड़े होकर सर्व या फिर रिसीव करना पड़ेगा। अगर ये सर्व कर रहे हैं तो उनको रिसीव करना पड़ेगा, अगर ये रिसीव कर रहे हैं उनको सर्व करना पड़ेगा, और अगर वो टेबल की एक तरफ एक सिरे पे खड़े हैं तो उनको उसके दूसरे सिरे पे खड़ा होना पड़ेगा। तीसरा, after 2 points have been scored, the serving player or the pair shall become the receiving pair or player or pair। यानी कि अब आपने लेट से सर्व करना शुरू किया और मैच शुरू होता है। अब मैच शुरू होने के बाद में 2 पॉइंट स्कोर हो जाते हैं। लेट से आप और मैं मैच खेल रहे हैं, आपके और मेरे बीच में, लेट से मैंने आपके ऊपर 2 पॉइंट स्कोर कर लिए और स्कोर अभी 2-0 हो गया, या फिर आपने मेरे ऊपर 2 पॉइंट स्कोर कर लिए और स्कोर जो है आपका 2-0 आपकी तरफ से हो गया, या फिर लेट से आपने 2 पॉइंट स्कोर कर लिया, मैंने 1 पॉइंट स्कोर कर लिया, या मैंने 2 पॉइंट स्कोर कर लिया, आपने 1 पॉइंट स्कोर कर लिया। डजंट मैटर, 2-1 हो या 1-2 हो या 2-0 हो या 0-2 हो, स्कोर कुछ भी हो, मगर जैसे ही गेम शुरू होने के बाद में कोई भी एक प्लेयर 2 पॉइंट स्कोर करता है, वैसे ही आपकी जो सर्विंग प्लेयर या फिर पेयर जो होता है वो रिसीविंग प्लेयर बन जाता है और आप या फिर रिसीविंग पेयर बन जाता है। इसको थोड़ा सा समझते हैं। लेट से टॉस हुआ, टॉस होने के बाद में मैं टॉस जीत गया और मैंने डिसाइड किया कि भाई मैं सर्व करूंगा और आपको जो है रिसीव करना है, तो और मैं टेबल के इस तरफ खड़ा हुआ हूं और आप जो है टेबल के उस तरफ खड़े हुए हैं। अब हम लोगों ने गेम खेलना शुरू किया। लेट से अब आपके 2 पॉइंट स्कोर कर लिए, मैंने स्कोर कर लिए या फिर आपने स्कोर कर लिए, वो मैटर नहीं करता, मगर हम दोनों में से किसी एक प्लेयर ने अगर 2 पॉइंट स्कोर कर लिए हैं, ऐसी परिस्थिति में जिस बंदे ने सर्विंग शुरू करी थी अब वो रिसीविंग हो जाएगा और जिसने रिसीविंग करी थी वो अब सर्विंग हो जाएगा। बस वही बात यहां पे लिखी हुई है कि आफ्टर 2 पॉइंट्स हैव बीन स्कोर्ड, द सर्विंग प्लेयर और द पेयर शैल बिकम द रिसीविंग प्लेयर और द पेयर। दिस विल कंटिन्यू अंटिल द एंड ऑफ द गेम अनलेस बोथ द प्लेयर्स एंड द पेयर स्कोर 10 पॉइंट और द एक्सपीडाइट सिस्टम इज इन ऑपरेशन। तो ये जो प्रोसेस है कि 2 पॉइंट स्कोर करने के बाद में आपका जो सर्वर है वो रिसीवर बन जाएगा और जो रिसीवर है वो सर्वर बन जाएगा। मतलब अगर मैंने गेम शुरू किया था, मैंने आपको सर्व किया था और मैंने गेम की शुरुआत करी थी, तो 2 पॉइंट स्कोर होने के बाद में अब आप सर्व करोगे और अब मैं रिसीव करूंगा। फिर से जैसे ही 2 पॉइंट स्कोर होंगे तो फिर मैं सर्व करूंगा, फिर आप रिसीव करोगे। तो 2-2 पॉइंट स्कोर करने के बाद में जो बंदा पहले सर्वर था वो रिसीवर बन जाएगा, जो रिसीवर था वो फिर से आपका सर्वर बन जाएगा। और ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब ये प्रोसेस जो है तब तक चलेगा जब तक या तो आपका गेम खत्म नहीं हो जाता, पहली चीज, या फिर दोनों जो प्लेयर्स हैं उनका स्कोर 10-10 पॉइंट तक नहीं हो जाता, या फिर तीसरी चीज की एक्सपीडाइट सिस्टम जो है वो ऑपरेशन में नहीं आ जाता। एक्सपीडाइट सिस्टम क्या है वो अभी देखेंगे, मगर ये 3 परिस्थितियां ऐसी हैं जिस कंडीशन में अगर आपका 2 पॉइंट स्कोर हो गए तो उसके बाद में आपकी सर्विस लगातार बदलती जाएगी। जो बंदा अभी तक आपका सर्व कर रहा था वो रिसीव करने लगेगा और जो रिसीव कर रहा था वो सर्व करने लगेगा। 3 परिस्थितियों में, पहला जब तक आपका गेम खत्म नहीं हो जाता, दूसरा जब तक आपका जो दोनों बंदे हैं या दोनों आपके जो प्लेयर्स हैं या जो दोनों टीम्स जो खेल रही हैं, दोनों जो आपका पेयर्स की टीम खेल रही हैं, उनका स्कोर 10-10 नहीं हो जाता, और तीसरी चीज जब तक आपका एक्सपीडाइट सिस्टम लागू नहीं हो जाता। एक्सपीडाइट सिस्टम क्या होता है बताऊंगा अभी, ठीक है जी। When the sequence of serving and receiving shall be same but by each player but each player shall serve for only 1 point in turn। वही एक्सपीडाइट सिस्टम को एक्सप्लेन कर दिया है। एक्सपीडाइट सिस्टम का मतलब ये होता है, अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि लेट से मैंने आपको सर्व किया और 2 पॉइंट और आप जो है रिसीव कर रहे हैं और 2 पॉइंट तक जो है जैसे किसी ने 2 पॉइंट स्कोर किए वैसे ही जो है आपकी सर्विस बदल जाएगी। अब अगर मैं सर्व कर रहा था तो मैं रिसीवर बन जाऊंगा और अगर आप रिसीव कर रहे थे तो आप सर्वर बन जाएंगे। एक्सपीडाइट सिस्टम में ये होता है, अगर एक्सपीडाइट सिस्टम लागू हो गया, कैसे लागू होता है वो बात की बात है, मगर अगर एक बार आपका एक्सपीडाइट सिस्टम लागू हो गया तो उस परिस्थिति में जैसे कोई 1 पॉइंट स्कोर करेगा वैसे ही जो है आपका सर्वर और रिसीवर चेंज हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है
याद रखिएगा, एक्सपेडाइट सिस्टम उन्होंने यहां पे लिखकर उसे एक्सप्लेन भी कर दिया है कि एक्सपेडाइट सिस्टम का मतलब क्या होता है, व्हेन द सीक्वेंस ऑफ सर्विस सर्विंग एंड रिसीविंग शैल बी सेम बट ईच प्लेयर शैल सर्व फॉर ओनली 1 पॉइंट इन टर्न। मतलब ये कि अभी तक जो चीज 2 पॉइंट के बाद हो रही थी वो अब 1 पॉइंट के बाद में होने लगेगी। आपने सर्विस शुरू करी, 2 पॉइंट स्कोर करने के बाद में अगर मैं सर्व कर रहा था तो मैं अब रिसीवर बन जाऊंगा, आप अगर रिसीव कर रहे थे तो आप सर्वर बन जाएंगे। ये तो जनरल बात चल रही थी। अगर आपका जो रेफरी है या फिर आपका जो अंपायर है उसने ये बोल दिया कि भाई अब जो है, अभी तक नॉर्मल गेम चल रहा था, अब आपका एक्सपेडाइट सिस्टम जो है वो रोल में आएगा, तो जैसे ही आपका उसने बोल दिया कि एक्सपेडाइट सिस्टम रोल में आएगा, इसका मतलब यह है कि अब लेट से मैंने आपको स्कोर किया, मैंने आपको सर्व किया और आप रिसीव कर रहे हैं, तो जैसे ही 1 पॉइंट स्कोर होगा उसके बाद में अब मैं रिसीवर बन जाऊंगा और आप सर्वर बन जाएंगे। ठीक है जी, इसको याद रखना है। तो ये जो है गेम की बेसिक नियम है जो अपने को पता होने चाहिए। टॉस हुआ, टॉस होने के बाद में अपन लोगों ने गेम खेलना शुरू किया, मैंने आपको सर्व किया, मैंने सर्व किया, आपने रिसीव किया, गेम अपना शुरू हो गया, मैं बॉल मार रहा हूं, आप मार रहे हैं, खेल चल रहा है। अब जैसे ही कोई भी बंदा 2 पॉइंट स्कोर करता है वैसे ही आपकी सर्विस बदल जाती है। जिसने सर्व किया था वो रिसीवर हो जाता है, जिसने रिसीव किया था वो सर्वर हो जाता है। ये प्रक्रिया कब तक चलती है? जब तक आपका मैच या तो खत्म नहीं हो जाता, पहली चीज, या फिर जब तक आप 10 पॉइंट स्कोर नहीं कर लेते, दोनों के दोनों जो प्लेयर्स हैं वो 10-10 पॉइंट पर नहीं आ जाते, दूसरी चीज। और तीसरा क्या है? जब तक एक्सपेडाइट सिस्टम रोल में नहीं आ जाता या एक्सपेडाइट सिस्टम ऑपरेशन में नहीं आ जाता। एक्सपेडाइट सिस्टम का मतलब क्या है कि जो चीज अब 2 पॉइंट के बाद हो रही थी वही चीज अब 1 पॉइंट के बाद होगी। जैसे अंपायर ने बोला कि अब से एक्सपेडाइट सिस्टम लागू है, तो उसमें क्या है, अब मैं सर्व कर रहा हूं और आप रिसीव कर रहे हैं, जैसे ही 1 पॉइंट स्कोर हुआ, आपने कर लिया या मैंने कर लिया, डजंट मैटर, उसके बाद में अब आप सर्व करने वाले हो जाएंगे और मैं रिसीव करने वाला हो जाऊंगा। इसी को उल्टा बोलते हैं, लेट से आप सर्व कर रहे हैं और मैं रिसीव कर रहा हूं, तो 2 पॉइंट के बाद में अब मैं सर्वर बनता और आप रिसीवर बनते। मगर आप जैसे ही रेफरी ने, अंपायर ने बोला कि भाई एक्सपेडाइट सिस्टम लागू हो गया है, वैसे ही लेट से जैसे आप जो है सर्व कर रहे हैं, जैसे ही आपने या फिर मैंने, दोनों में से किसी एक ने भी अगर 1 पॉइंट स्कोर किया तो उसके बाद में मैं सर्व करूंगा और आप रिसीवर बन जाएंगे। वही प्रक्रिया है, सीक्वेंस वही चलेगा, मगर अब 2 की जगह 1 पॉइंट के ऊपर आपको जो है सर्विस चेंज करना पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा एक बेसिक नियम है, इसको अपने को ध्यान में रखना है। कई बार कंफ्यूजन वगैरह की स्थिति बन जाती है, इसलिए इसको अपने को जहन में अच्छे से बैठाना है। चले आगे बढ़ते हैं। In each game of doubles match, the pair having the right to serve first shall choose which of them will do so, and in the first game of a match, the receiver pair shall decide which of them will receive first. अब अगर लेट से यहाँ पर सिंगल्स का मैच नहीं हो रहा, डबल्स का मैच हो रहा है, यानी कि इस तरफ में भी 2 प्लेयर खड़े हुए हैं और उस तरफ में भी 2 प्लेयर खड़े हुए हैं, ऐसी परिस्थिति में डबल्स के जो प्लेयर्स हैं उनको आपस में लेट से मैं और मेरे साथ में एक और प्लेयर है, हम लोगों ने लेट से टॉस जीत लिया। अब हमारे पास ये मौका आया है कि हम डिसाइड करें कि हमें सर्व करना है, हमें रिसीव करना है और हमें किस तरफ खड़े होना है। अब अगर हमने ये डिसाइड किया कि भाई हम सर्व करेंगे, तो फिर आप सर्व करेंगे तो दोनों में से कौन जो है वो सर्व करेगा, ये अब हम दोनों आपस में चूज कर लेंगे। ठीक है जी, ये बात याद रखनी है। इन ईच गेम ऑफ द डबल्स मैच, द पेयर हैविंग द राइट टू सर्व फर्स्ट शैल चूज विच ऑफ देम विल डू सो, एंड इन द फर्स्ट गेम ऑफ अ मैच डू सो इन द फर्स्ट गेम ऑफ द मैच द रिसीविंग पेयर शैल डिसाइड विच ऑफ देम विल रिसीव फर्स्ट। तो जिस तरीके से अब आपका जो सर्विंग पेयर है, जिसमें से हम लोगों ने, मैं और मेरा प्लेयर साथ में एक और साथी है, और हम लोगों को जो है सर्व करना है, हमने डिसाइड कर लिया कि भाई हम दोनों में से कौन सर्व करेगा। इसी तरह से सामने वाला जो रिसीविंग पेयर है उनमें से कोई एक, उनमें भी डिसाइड करेंगे वो लोग कि उनमें से कौन जो है वो रिसीव करेगा। लेट्स से अगर मेरी टीम में एक और खिलाड़ी है और हम दोनों ने डिसाइड किया कि मैं सर्व कर रहा हूं, तो मैंने आपको सर्व किया। अब आप और आपके साथ में भी एक खिलाड़ी, अब दोनों में से आप डिसाइड करोगे कि जब ये सर्विस आएगी तो रिसीव कौन करेगा। लेट्स से आप दोनों की जो आपकी और आपका जो प्लेयर की टीम है उसमें आपने डिसाइड कर लिया कि भाई आप रिसीव करोगे, तो आप रिसीव करोगे। फिर अब जब मैं सर्विस करूंगा तो फिर आप जो है उस बॉल को वापस से हिट करोगे। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है कि जो दोनों टीम खेल रही हैं, यहां पे आपका टीम नंबर 1 के प्लेयर नंबर ए और बी हैं, यहाँ पे ये टीम नंबर 1 हो गई, ये आपका टीम नंबर 2 हो गई, इसके प्लेयर नंबर सी और डी हैं। तो इन्होंने टॉस जीत लिया और इन्होंने डिसाइड किया कि वो इस तरफ से खड़े होंगे। अब उसके बाद में इन्होंने दूसरी चीज ये डिसाइड करी कि ये सर्व करेंगे या रिसीव करेंगे। अब अगर इन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि ये सर्व करेंगे और उसमें भी, तो फिर ये डिसाइड ये किया जाता है कि कौन सा प्लेयर सर्व करेगा। इन्होंने बोला कि भाई प्लेयर नंबर ए जो है वो सर्व करेगा, तो फिर प्लेयर नंबर ए जो है इनकी टीम की तरफ से सर्व करने वाला है। अकॉर्डिंगली इन दोनों में से फिर जो है इनको डिसाइड करना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा रिसीव करने वाला है। लेट्स से प्लेयर नंबर डी, इन दोनों ने डिसाइड ये किया कि प्लेयर नंबर डी आपका रिसीव करेगा। ठीक है जी, तो फिर ये आपका जब शुरुआत होगी तो ये आपका सर्वर हो जाएगा और ये आपका रिसीवर हो जाएगा। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। चलें आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद में इन सब्सिक्वेंट गेम्स इन द मैच द फर्स्ट सर्वर हैविंग बीन चूजन द फर्स्ट रिसीवर शैल बी द प्लेयर हु सर्व टू हिम और हर इन द प्रीसीडिंग मैच। तो अब एक पहला मैच जो होगा उसमें ये डिसाइड हो गया कि भाई कौन सर्वर होने वाला है और कौन रिसीवर होने वाला है, और ये मैच आपका फिर शुरू होगा और आपका प्रोसेस वगैरह आगे बढ़ेगी। लेट्स से अब ये मैच खत्म होता है और उसके बाद में एक और मैच आपका शुरू होता है, तो इस जो नया मैच अब शुरू होगा इसमें जिस बंदे ने सर्व किया था वो अब आपका रिसीवर हो जाएगा और जिस बंदे ने रिसीव किया था सबसे पहले वो आपका सर्वर हो जाएगा। ये बात भी जो है अपने को ध्यान में रखनी है। फिर से मैं इसको अपन लोग उसी एग्जांपल की मदद से समझते हैं। आपका गेम शुरू होने वाला है, एक आपके पास में टीम नंबर 1 है, एक आपके पास में टीम नंबर 2 है। टीम नंबर 1 में आपके दो प्लेयर हैं ए और बी, और टीम नंबर 2 में दो प्लेयर हैं सी और डी। पहले मैच में टॉस हुआ, डिसाइड हुआ कि ये लोग सर्व करने वाले हैं और इस तरफ खड़े होकर सर्व करेंगे। अब इन्होंने आपस में डिसाइड कर लिया कि ये सर्व करेगा और ये रिसीव करेगा, तो और उसके बाद में आपका पहला मैच जो है वो हो गया। अब मैच नंबर 2 जब शुरू होगा तो उसमें आप कोई डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, उसमें ऑटोमेटिकली डिसाइडेड है कि आपका ये वाला प्लेयर जो है वो सर्व करने वाला है और ये वाला प्लेयर जो है वो रिसीव करने वाला है। दूसरे शब्दों में जिस बंदे ने पहले मैच में सर्व किया था वो उसके जस्ट बाद वाले मैच में रिसीवर हो जाता है, और जिसने पहले मैच में रिसीव किया था वो दूसरे वाले मैच में आपका सर्वर हो जाएगा। तो ये जो चीज है वो रहती है, यही बात यहां पर लिखी हुई है आपकी लास्ट लाइन में कि इन द सब्सिक्वेंट गेम्स इन द मैच द फर्स्ट सर्वर हैविंग बीन चूजन द फर्स्ट रिसीवर शैल बी द प्लेयर हु सर्व टू हिम और हर इन द प्रीसीडिंग गेम। चलें अगला देखते हैं। इन डबल्स ड्यूरिंग द चेंज ऑफ सर्विस द प्रीवियस रिसीवर शैल बिकम द सर्वर एंड द पार्टनर ऑफ द प्रीवियस सर्वर शैल बिकम द रिसीवर। अब ये डबल्स के मैच में जब आपकी सर्विस बदलती है, ये तो खैर आपका एक ये हो गया कि आपका मैच वगैरह जब चेंज होंगे तो उसमें क्या कहानी होने वाली है। अब अगर मैच एक ही मैच में जब आपकी सर्विस चेंज होती है तब क्या होता है। यहां तो हम लोगों ने ये देखा कि एक मैच में जो सर्विस कर रहा था दूसरे मैच में वो रिसीविंग करेगा, जो रिसीविंग कर रहा था वो आपका सर्विंग करेगा। मगर एक ही मैच की अगर बात चल रही है, यानी कि एक मैच जो चल रहा है इसी में जब पॉइंट्स वगैरह स्कोर होंगे तो जब सर्विस वगैरह चेंज होती है उसकी क्या कहानी है। इन डबल्स ड्यूरिंग द चेंज ऑफ सर्विस द प्रीवियस रिसीवर शैल बिकम द सर्वर एंड द पार्टनर ऑफ द प्रीवियस सर्वर शैल बिकम द रिसीवर। इंपॉर्टेंट है। अब डबल्स का मैच अगर चल रहा है और उसमें कोई पॉइंट वगैरह स्कोर होते हैं, वो 2 पॉइंट वाला सिस्टम हो गया या फिर एक्सपीडिट सिस्टम हो गया या 10-10 के पॉइंट तक आप आ गए, और जो भी कहानी चल रही है 2 पॉइंट स्कोर हो गया और आपका सर्विस वगैरह चेंज होनी है और डबल्स का मैच चल रहा है, तो इसमें जब आपका सर्विस चेंज होगी तो पहले वाला जो रिसीवर था वो आपका सर्वर बन जाएगा एंड द पार्टनर ऑफ द प्रीवियस सर्वर शैल बिकम द रिसीवर। इसको भी समझते हैं। आपका मैच चल रहा है, एक तरफ आपके दो प्लेयर्स हैं ए और बी और दूसरी तरफ दो प्लेयर्स हैं सी और डी। अब यहां पर ए ने जो है वो सर्विस करी थी और डी ने जो है रिसीव किया था, ठीक है जी। अब लेट से यहां पे दोनों में से किसी भी एक टीम ने 2 पॉइंट स्कोर कर दिए हैं, उस कंडीशन में अब होगा ये कि अब सर्विस वगैरह को चेंज करना है। अब यहां पे 2 पॉइंट किसी भी एक टीम ने स्कोर कर दिए तो इस मैच में अब सर्विस जो है वो बदली जाएगी, यानी कि बॉल जो है दूसरी वाली टीम जो है वो आपका सर्व करेगी। तो जो प्रीवियस आपका रिसीवर था, पहले जिसने आपका रिसीव किया था वो आपका सर्वर बन जाएगा। मतलब अगर ए ने सर्व किया था और डी ने रिसीव किया था तो अब डी जो है वो सर्वर बन जाएगा, और यहां पर अब जो पहली वाली टीम है उसका जो दूसरा प्लेयर है वो आपका रिसीवर बन जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, इसको फिर से समझ लेते हैं। आपके पास में 2 प्लेयर्स हैं, लेट से मेरी टीम है और मेरे साथ में अब आपकी टीम खेल रही है। मेरी टीम में 2 खिलाड़ी हैं, एक मैं हूं और एक और है। मैं हूं लेट से ए और एक और खिलाड़ी है लेट से बी। आपकी टीम में 2 खिलाड़ी हैं, आप सी हैं और एक और खिलाड़ी है आपके पास में डी। तो अब मैच शुरू हुआ था और मैंने सर्व करना शुरू किया, और लेट से इसने रिसीव किया था। तो अब होगा ये, लेट से कि या तो मेरी टीम ने या फिर आपकी टीम ने, दोनों में से किसी भी एक की टीम ने जो है 1 पॉइंट स्कोर कर लिए, 2 पॉइंट वगैरह स्कोर कर लिए और अब सर्विस वगैरह को चेंज करना है अपने मैच में। तो जो पहले वाली टीम, अब जो पहले वाला रिसीवर था वो अब आपका क्या बन जाएगा, वो अब सर्वर बन जाएगा। यानी कि मैंने बॉल मारी थी और इसने खेली थी, तो अब ये होगा कि ये वाला जो है बॉल मारेगा, अब खेलेगा कौन, ये सर्वर बन गया। रिसीवर कौन बन जाएगा, जो पहले वाली टीम का सर्वर था उसका दूसरा प्लेयर, यानी कि अब यहां पर ये वाला बंदा जो है रिसीवर बन जाएगा। अगर डबल्स का मैच चल रहा है तो एक ही मैच की बात हो रही है। द प्लेयर और पेयर सर्विंग फर्स्ट इन अ गेम शैल रिसीव फर्स्ट इन द नेक्स्ट गेम ऑफ द मैच एंड इन द लास्ट पॉसिबल गेम ऑफ द डबल्स मैच।
तो अब अगर एक सिंगल्स का मैच चल रहा है या फिर आपका डबल्स का मैच चल रहा है, डजंट मैटर, आप सिंगल सिंगल एक एक खिलाड़ी खेल रहे हैं या दो दो खिलाड़ी खेल रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, मगर द प्लेयर्स और पेयर सर्विंग इन द फर्स्ट गेम शैल रिसीव फर्स्ट इन द नेक्स्ट गेम, यानी कि जो पहले गेम में सर्व कर रहे हैं वो दूसरे गेम में रिसीव करेंगे। ये तो बड़ी कॉमन सी बात है कि अगर मेरी टीम पहले गेम में आपको सर्व कर रही है तो दूसरे गेम में मेरी टीम जो है वो रिसीव करेगी और जो सामने वाली टीम है वो सर्व करेगी। आगे ये एक तो ये बात हो गई। दूसरा ये कि अगर लेट से आपका बेस्ट ऑफ 3 हो रहा है या फिर बेस्ट ऑफ 5 हो रहा है, बेस्ट ऑफ 3 या बेस्ट ऑफ 5 का मतलब या तो 3 गेम्स हो रहे हैं या फिर आपके 5 गेम्स हो रहे हैं। अब 3 गेम्स में तीसरा वाला शुरू हो गया और बेस्ट ऑफ 5 के 5 गेम्स में 5वां वाला शुरू हो गया है, तो जिस टीम ने पहले वाले गेम में सर्व किया था वो आखिरी वाले गेम में जो है रिसीव करेगी। लेट से बेस्ट ऑफ 3 चल रहा है तो जो पहले गेम में जिसने सर्व किया था वो तीसरे वाले में रिसीव करेगी, और लेट से बेस्ट ऑफ 5 चल रहा है तो जिसने पहले वाले गेम में सर्व किया था वो 5वें वाले में रिसीव करेगी। ये भी अपने को ध्यान रखना है। द प्लेयर और पेयर सर्विंग फर्स्ट इन अ गेम शैल रिसीव फर्स्ट इन द नेक्स्ट गेम ऑफ द मैच एंड इन द लास्ट पॉसिबल गेम ऑफ द डबल मैच। द पेयर ड्यू टू रिसीव नेक्स्ट शैल चेंज देयर ऑर्डर ऑफ रिसीविंग व्हेन द फर्स्ट पेयर स्कोर्स 5 पॉइंट। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो बंदा रिसीव कर रहा है, द पेयर ड्यू टू रिसीव नेक्स्ट shall change their order of receiving when the first pair scores 5 point। मतलब ये है कि लेट से अब आपका और मेरा मैच चल रहा है, मैं और मेरा एक खिलाड़ी यहाँ पे और आप और आपके साथ में एक और खिलाड़ी, मेरी टीम है और आपकी टीम है, हमारे बीच में डबल्स का मैच चल रहा है। अब मैंने सर्व किया, आपने सर्व किया, डजंट मैटर, मगर मैच अपना चल रहा है। अब दोनों में से जो भी टीम अब आपकी जो है रिसीव करने वाली है या फिर जो सर्व करने वाली, इनमें से कोई एक ना एक तो जो 5 पॉइंट आपका स्कोर करेगा, अकॉर्डिंगली आपकी सर्विस वगैरह चेंज होगी और नेक्स्ट जो आपका प्लेयर वगैरह, नेक्स्ट जो आपकी टीम है वो सर्विस पर आएगी। मतलब ये कि हमारे बीच में अब गेम शुरू हो गया, एक तरफ मेरी टीम है और एक तरफ आपकी टीम है और हमारे बीच में मैच चल रहा है, ठीक है जी। अब लेट से मैंने आपको आपने जो है मेरे को सर्व किया था, मैंने रिसीव किया था। अब नेक्स्ट अब जब भी जो पॉइंट स्कोर वगैरह होगा उसके बाद में अब आपको रिसीव करना है, ठीक है जी। अब लेट से कि कोई एक टीम है, दोनों में से उन्होंने 5 पॉइंट स्कोर कर लिए हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। द पेयर ड्यू टू रिसीव नेक्स्ट शैल चेंज देयर ऑर्डर ऑफ रिसीविंग व्हेन द फर्स्ट पेयर स्कोर्स 5 पॉइंट, यानी कि दोनों पेयर में से किसी भी एक पेयर ने जब आपके 5 पॉइंट स्कोर कर लिए तो अब आपकी जो नेक्स्ट जो आपकी सर्विंग आने वाली थी, जो भी टीम वगैरह आप सर्वर बनने वाली थी, वो अपनी सर्विंग का ऑर्डर वगैरह चेंज कर लेगी। इसको भी देख लेते हैं एक बार। ये आपकी टीम है, एक तरफ आपके प्लेयर नंबर ए और बी और एक तरफ आपके प्लेयर नंबर सी और डी। इन्होंने आपका सर्व किया था, इन्होंने रिसीव किया था और उसके बाद में गेम आपका चालू हो गया। अब 2-2 पॉइंट के बाद में आपकी सर्विस वगैरह बदलती जानी है। लेट्स से कि नेक्स्ट टाइम अब सर्विस वगैरह जो है इन दोनों के ऊपर आनी थी, अब इन दोनों को जो है आपका सर्विस वगैरह करनी थी और इन दोनों को जो है रिसीव करना था। तो अब अगर जैसे इन दोनों की टीम में जैसे इन दोनों में से किसी भी एक टीम के 5 पॉइंट स्कोर होते हैं, जैसे इन दोनों की टीम में से किसी के भी 5 पॉइंट स्कोर होते हैं, उसके बाद में अब ये जो रिसीविंग टीम है वो अपना रिसीविंग ऑर्डर चेंज कर लेगी। मतलब अगर प्लेयर नंबर ए को रिसीव करना था तो उसकी जगह प्लेयर नंबर बी रिसीव करेगा, और अगर प्लेयर नंबर बी को रिसीव करना था तो उसकी जगह पे प्लेयर नंबर ए जो है वो रिसीव करेगा। ये अपने को ध्यान रखना है। द प्लेयर और द पेयर सर्विंग इन अ गेम शैल रिसीव फर्स्ट इन द नेक्स्ट गेम, ये तो हो गया था। एंड इसके बाद में द पेयर ड्यू टू रिसीव नेक्स्ट shall change their order of receiving when the first pair scores 5 points। चलें आगे बढ़ते हैं। तो वही बात कि 5 पॉइंट स्कोर करने के बाद में अब जो रिसीव करने वाली टीम आने वाली है वो अपना रिसीविंग का ऑर्डर चेंज कर लेगी। अगर प्लेयर नंबर 1 रिसीव करने वाला था तो प्लेयर नंबर 2 रिसीव करेगा, और प्लेयर नंबर 2 रिसीव करने वाला था तो प्लेयर नंबर 1 रिसीव करेगा। चलें आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल के बारे में बात करते हैं। The player or pair starting at one end in the game shall start at the other end in the next game of the match and in the last possible game of the match। मतलब ये कि अगर आपका एक मैच शुरू होता है और उसमें एक प्लेयर या फिर एक टीम एक तरफ खड़ी हुई है, तो जो नेक्स्ट गेम आपका होगा वो उसके अपोजिट एंड से जो है उस गेम को शुरू करेगी, और उसके बाद में फिर जो नेक्स्ट गेम होगा तो उसके बाद में फिर उसका एंड बदल जाएगा। ये एक चीज़ जो है वो चलती रहेगी, इसको अपने को ध्यान में रखना है। लेट्स से कि आपके पास में यहाँ पर एक टीम है, उसमें एक प्लेयर, उसमें 2 प्लेयर्स हैं, डबल्स का मैच चल रहा है ए और बी, और यहाँ पर एक टीम है, इसमें भी 2 प्लेयर्स हैं सी और डी, और डबल्स का मैच चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर होगा ये कि पहले मैच में अगर इन दोनों ने यहाँ से शुरू किया था इस वाले एंड से, और इन दोनों ने यहाँ से अपना मैच खेलना शुरू किया था, तो जो नेक्स्ट मैच होगा उसमें ए और बी यहां पर चले जाएंगे और सी और डी जो है यहां पर आ जाएंगे। तो जो नेक्स्ट मैच होगा उसमें सी और डी आपके जो हैं यहां पहुंच गए, ए और बी जो हैं वो यहां हो गए। इसके बाद जो अगला मैच होगा तो फिर आपका जो है सिरे बदल जाएंगे और ए और बी फिर यहां पहुंच जाएंगे, और सी और डी जो है ए और बी फिर आपका जो है यहां पहुंच जाएंगे, और सी और डी जो है वो फिर यहां पर पहुंच जाएंगे। इस तरीके से चलता रहेगा। आपका हर एक मैच के बाद में आपको अपनी जो एंड्स वगैरह हैं जहां से आप अपना मैच शुरू कर रहे हैं वो
आपको बदलना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात ये कि जिस तरफ से आपने अपना मैच खेलना शुरू किया था, अब आपके जिस तरफ से आपने जो है अपना मैच खेलना शुरू किया है, आपका जो फाइनल मैच होगा आप हमेशा उसके अपोजिट एंड से खेलते हो। लेट्स से कि आप और मैं एक गेम खेल रहे हैं और हमारे बीच में एक नेट लगा हुआ है, तो और मैं अपना जो मैच है इस तरफ से शुरू कर रहा हूं, तो जो आखिरी मैच होगा इस गेम का वो मैं उसके अपोजिट एंड से यानी कि उस तरफ से खेलूंगा। ये अपने को याद रखना है, पहली चीज। दूसरी बात ये, द प्लेयर्स और द पेयर शेल चेंज एंड्स व्हेन द फर्स्ट वन प्लेयर और पेयर स्कोर्स 5 पॉइंट्स। मतलब ये कि अगर एक मैच चल रहा है, आप और मैं लेट्स से मैच खेल रहे हैं, अब आपने या फिर मैंने, दोनों में से किसी एक ने भी अगर आपके 5 पॉइंट स्कोर कर दिए, तो फिर जो एंड है जहां से हम लोग मैच खेल रहे हैं वो बदल जाएगा। मतलब ये कि यहां पे दो प्लेयर्स हैं, एक आपका प्लेयर नंबर ए और एक आपका प्लेयर नंबर बी है, इनके बीच में भी मैच चल रहा है। अब लेट्स से प्लेयर नंबर ए ने 5 पॉइंट स्कोर कर दिया, तो जैसे ही इसने 5 पॉइंट स्कोर किया आपका एंड बदल जाएगा। अब प्लेयर नंबर बी यहां पर आ जाएगा, प्लेयर नंबर ए यहां पर आ जाएगा। अब दोनों में से फिर से जैसे ही किसी ने 5 पॉइंट स्कोर कर दिए, लेट्स से बी ने इस बार 5 पॉइंट स्कोर कर दिए, तो एक ही गेम में इनका जो एंड्स वगैरह है वो बदल जाएंगे। तो दो चीजें हैं अपने को ध्यान रखनी है, जिस तरफ से आप मैच खेल रहे हो वो दो रिस्पेक्ट्स में बदलता है। एक तो एक ही मैच में आप जो पॉइंट्स वगैरह स्कोर कर रहे हो उसके बेसिस पे, पहला। दूसरा इस बात के बेसिस पर कि आपका जो मैच है आपने किस तरह से शुरू किया है, तो अगले मैच में आपको उसके दूसरी तरफ जाना पड़ेगा, और फाइनल मैच आप हमेशा उसके बाय डिफॉल्ट दूसरी तरफ से ही खेलोगे। ये दो तरीके से जो है इसमें चेंजेस वगैरह आते हैं। चलें अगला नियम देखते हैं। इफ अ प्लेयर सर्व्स और रिसीव्स आउट ऑफ टर्न, play shall be interrupted by the umpire as soon as the error is discovered and shall resume with those players serving and receiving who should be server and receiver respectively at the score that has been reached। अभी तक की अपनी जितनी बातचीत रही है इससे अपने को इतना तो समझ में आ गया कि टेबल टेनिस के रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़े से पेचीदा हैं, थोड़े से कंफ्यूजिंग हैं। अब ये अगर आपको पढ़ने में कंफ्यूजिंग लग रहे हैं, तो जब आपका मैच चल रहा होता है तो हो सकता आप कई सारी चीजें आपके दिमाग में चलती हैं, तो प्लेयर्स वगैरह भी जो है कई बार आपके कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सर्व करेगा कौन रिसीव करेगा और सारी चीजें हैं। उसमें कई बार गलतियां हो जाती हैं, जिसको लेट से आपका सर्व करना होता है वो सर्व नहीं करता, जिसको रिसीव करना होता है लेट से वो रिसीव नहीं करता। कई बार ये मिस्टेक्स वगैरह हो जाती हैं, बड़ी कॉमन सी बात है। तो इसमें वही बात लिखी हुई है कि अगर कोई प्लेयर की सर्विस या फिर या तो सर्विंग नहीं थी या रिसीविंग नहीं थी, मगर गलती से आउट ऑफ टर्न उसने वो सर्विस या रिसीविंग ले ली है, तो जैसे ही अंपायर इस गलती को पकड़ेगा कि लेट से यहां पे दो प्लेयर हैं ए और बी, और यहां पे दो प्लेयर हैं सी और डी, कायदे से एक ही सर्विस आनी चाहिए थी मगर ए ने सर्विस नहीं ली और बी ने सर्विस ले ली है, और आपका डी की रिसीविंग आनी चाहिए थी मगर डी ने रिसीविंग नहीं ली और सी ने रिसीविंग ले ली है। जो सीक्वेंस मैच का चल रहा था उसके अनुसार क्या होना चाहिए था, इसको सर्व करना चाहिए था, इसको रिसीव करना चाहिए था, अब जब भी आपकी अगली सर्विस और रिसीविंग आनी चाहिए थी। मगर अब हो क्या रहा है, उसका गलती वगैरह या पेचीदगियों के चलते कंफ्यूजन हो गया और इसने सर्विस कर ली और इसने रिसीव कर लिया, तो ये कि एरर हो गया, एक ये मिस्टेक हो गई। तो जैसे ही आपका अंपायर जो है इस मिस्टेक को पकड़ेगा, उसके बाद में उस मिस्टेक को ठीक करेगा और जो स्कोर चल रहा है उस स्कोर के अनुसार शुरुआत से जो आपका ऑर्डर चला आ रहा था उसके बेसिस पर जिसको सर्व करना था और जिसको रिसीव करना था उनसे बोलेगा कि भैया आप सर्व करिए और आप रिसीव करिए, अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस एस्टैब्लिश एट द बिगिनिंग ऑफ द मैच एंड इन डबल्स टू द ऑर्डर ऑफ सर्विंग चूजन बाय द पेयर हैविंग द राइट टू सर्व फर्स्ट इन द गेम ड्यूरिंग विच द एरर इज डिस्कवर्ड। तो सिंगल्स के केस में क्या हो रहा है, आपने मैच खेलना शुरू किया, अब किसी एक को सर्व करना था किसी एक को रिसीव करना था, ठीक है। अब जो भी पेचीदगियां वगैरह हैं आपका सर्विंग और रिसीविंग में लेट से कुछ चेंजेस आ गए और आउट ऑफ टर्न जिसको सर्व नहीं करना चाहिए था लेट से वो सर्व करने लगा, जिसको रिसीव नहीं करना चाहिए था वो रिसीव करने लगा। तो जैसे ही ये मिस्टेक आपका अंपायर या फिर आपका रेफरी पकड़ता है, वो शुरुआत का जो मैच था, मैच से जो शुरुआत से आपका स्कोर चला आ रहा, जो सीक्वेंस चला आ रहा था उसके अनुसार जो अभी स्कोर बन गया है, इस स्कोर पे जिसको सर्व करना चाहिए और जिसको रिसीव करना चाहिए उसी ऑर्डर में वो उनको फिर से जो करेक्ट करके बोलेगा कि अब आप इस तरीके से खेलिए जो आपका करेक्ट सीक्वेंस है। पहली चीज, लेट से अब आपका डबल्स का मैच चल रहा है, डबल्स में भी यही गलती हो गई, तो फिर जो आपका शुरुआती मैच आपका जहां से मैच शुरू हुआ है वहां से आपका जो सीक्वेंस आप पकड़ के चले थे कि ये सर्व करेगा ये रिसीव करेगा, उसके अनुसार फिर जिसकी सर्विस और जिसकी रिसीविंग आनी थी वो करते 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 जो आपका स्कोर है जिसके ऊपर ये गलती पकड़ी गई है उस पर जो करेक्ट ऑर्डर या करेक्ट सीक्वेंस होना चाहिए वो करेक्ट सीक्वेंस से करेक्ट ऑर्डर में आपको लेकर आएगा और आपका मैच जो है फिर से यहां से रिज्यूम होगा। ये भी एक जो है इंपॉर्टेंट नियम है, इसको याद रखना है, थोड़ा सा पेचीदा हो सकता है मगर हाँ इसी तरीके से जो है इसको खेला जाता है। चलें आगे बढ़ते हैं।
If a player have not changed ends when they should have done so, play shall be interrupted by the umpire as soon as the error is discovered and shall resume with players at the ends at which they should be when at the score that has been reached according to the sequence established at the beginning of the match. अब फिर वही बात कि अब जैसे आपका सर्विस वगैरह में कंफ्यूजन होता है उसी तरीके से इस बात में भी कंफ्यूजन हो सकता है कि भैया आपको किस एंड से जो है आपका किस एंड पे खड़े होना था और किस एंड से जो है आपको अपना मैच शुरू करना था. अब लेट्स से कंफ्यूजन वगैरह में ऐसा हो गया कि प्लेयर्स ने अपना एंड नहीं बदला. मैं अगर आपके साथ में मैच खेल रहा हूं, मुझे उस तरफ जाना था, आपको इस तरफ आना था, अब कंफ्यूजन हो गया और ये एंड वगैरह नहीं बदला गया. तो जैसे ही आपका अंपायर ने या फिर आपके रेफरी ने इस बात को पकड़ा कि यार ये दोनों प्लेयर्स वगैरह ने या जो दोनों टीम्स खेल रही हैं इन्होंने अपने एंड्स वगैरह को चेंज नहीं किया है, वैसे ही जैसे ही अंपायर इस एरर को डिस्कवर करेगा तो वो पहले तो मैच को रोकेगा. उसके बाद में वो मैच की शुरुआत से जो आपका सीक्वेंस चला आ रहा था जिसके अनुसार जिस प्लेयर को जिस एंड से खेलना चाहिए था, ये जो स्कोर चल रहा है इस पर्टिकुलर स्कोर पे, उस एंड पे उनको लेकर जाएगा और या फिर ये बोलेगा कि आप अपने एंड्स वगैरह चेंज करके आप यहां पर आइए, आप यहां पर आइए, और उसके बाद में जो है फिर आपका मैच वगैरह फिर से रिज्यूम करवाया जाता है आपकी बिगिनिंग में जो सीक्वेंस वगैरह एस्टैब्लिश हो गया था उसके अनुसार. यानी कि मैच की बिगिनिंग में लेट से आप दो प्लेयर खेल रहे हैं ए और बी, ये वाला यहां पे खड़ा होगा, ये वाला यहां पे खड़ा होगा. लेट से पांचवा मैच जो है उस तक बात आ गई है. अब पांचवें मैच के अनुसार आपका होना ये चाहिए था, आखिरी मैच है तो इसको यहां खड़ा होना चाहिए, इसको यहां खड़ा होना चाहिए, बट किसी वजह से लेट से सीक्वेंस वगैरह नहीं बदला गया या कुछ कंफ्यूजन हो गया. तो जैसे ही आपने ये एरर पकड़ी तो मैच रुकवा के आपने पहले तो आपके एंड्स वगैरह चेंज करवाए और अकॉर्डिंगली देखा कि क्या सीक्वेंस होना चाहिए. लास्ट में आपको जो फाइनल समझ में आ गया कि यार शुरुआत ऐसे हुई थी और उसके अनुसार आखिरी मैच में ये जो स्कोर अभी चल रहा है इस पर्टिकुलर स्कोर पे ये वाला सीक्वेंस होना चाहिए. तो फिर पहले आप प्लेयर्स को बोलोगे कि सीक्वेंस में आओ और उसके बाद में जो है आपका मैच वगैरह फिर आगे बढ़ेगा, आपका मैच शुरू होगा. In any circumstances, all points scored before the discovery of an error shall be recounted. अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात निकल कर आती है कि चाहे तो आपकी सर्विस वगैरह में गलती हो गई हो, जिसने नहीं लेनी चाहिए थी उसने ले ली, जिसको लेनी चाहिए थी उसने नहीं ली, या फिर जिसको रिसीव करना चाहिए था उसने नहीं किया, जिसको नहीं करना चाहिए था उसने कर लिया, या तो ये मिस्टेक हो गई, या फिर जिस तरफ से आपको खड़े होकर मैच खेलना चाहिए था आपने वो एंड्स वगैरह नहीं बदले, इस तरीके की कुछ ना कुछ एरर हो गई और मैच चलता रहा. बाद में वो एरर पकड़ में आई, जिस वक्त पकड़ में आई आपने ठीक करवा दी. अब पॉइंट ये है कि जब आपकी एरर वगैरह पकड़ में आई उस वक्त तो आपने मैच को रुकवा के चीजों को ठीक करवा दिया, मगर उसके पहले जो पॉइंट स्कोर हो गए उसका क्या? तो ये बात ध्यान रखनी है कि उन पॉइंट्स को कंसिडरेशन में लिया जाता है, उनको आप रिकॉन करते हो, उनको ऐसा नहीं है कि आपने डिस्कार्ड कर दिया. इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखिएगा. आप और मैं मैच खेल रहे हैं, गलती हो गई सर्विस वगैरह में, रिसीविंग वगैरह में, एंड वगैरह चेंज करने में, और वो गलती 10 मिनट बाद पकड़ में आती है. तो वो 10 मिनट बाद या फिर 5 मिनट बाद, 7 मिनट बाद जब भी पकड़ में आई है, तो वो जैसे ही वो गलती पकड़ में आती है उसके पहले अगर ये पर्टिकुलर एरर के साथ में हमारे बीच में लेट से कुछ पॉइंट्स वगैरह की स्कोरिंग हो गई है, तो वो पॉइंट्स वगैरह को कंसिडरेशन में लिया जाता है, उसको आप डिस्कार्ड नहीं करते. इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ये आप वो पॉइंट्स वगैरह डिस्कार्ड नहीं किए जाते, ध्यान रखिएगा इस बात का. आगे, the expedite system shall come into operation after 10 minutes play in a game or at any time when requested by the players or pairs, except that expedite system shall not be introduced in a game if at least 18 points have been scored. अब थोड़ा सा समझना पड़ेगा. आपने और मैंने गेम खेलना शुरू किया, मेरी सर्विस आ गई, आप पे रिसीविंग आई, मैंने सर्व किया, आपने रिसीव किया, आपने फिर मारा, मैंने मारा, और मैच आपका चल रहा है. 2 पॉइंट जैसे ही स्कोर होते हैं वैसे ही आपकी सर्विस आ जाएगी और मेरी रिसीविंग आ जाएगी, फिर मैच आपका चलना शुरू हुआ. फिर से 2 पॉइंट लेट से स्कोर हुए तो फिर मेरी सर्विस आ गई, फिर आपकी रिसीविंग आ गई और मैच अपना जो है बढ़िया चल रहा है. अब बात यह है कि एक्सपेडाइट सिस्टम में यह होता है कि 2-2 पॉइंट्स के बाद में जो आपकी सर्विस चेंज होनी चाहिए वो 1-1 पॉइंट के बाद में चेंज होने लगती है. यानी कि मेरे आपके बीच में मैच चल रहा है, मैंने आपको सर्व किया, आपने मेरे को सर्व किया और मैच चलता चला गया. जैसे ही दोनों में से कोई भी 1 पॉइंट स्कोर करेगा वैसे ही आपकी सर्विस चेंज हो जाएगी. अब मैंने सर्व किया था तो अब आप सर्व करोगे, आपने सर्व किया था तो मैं सर्व करूंगा. इस तरीके से अब आपकी सर्विस वगैरह जो है वो चेंज हो गई है. तो ये जो चीज है कि 1-1 पॉइंट के बाद में आपकी सर्विस चेंज होती है, इसको बोला जाता है एक्सपेडाइट सिस्टम. एक्सपेडाइट सिस्टम को ऑपरेशन में कब लाया जाता है? एक्सपेडाइट सिस्टम शैल कम इनटू ऑपरेशन आफ्टर 10 मिनट्स प्ले इन अ गेम. यानी कि एक गेम चलना शुरू हो चुका है और कम से कम 10 मिनट तक जब वो खिंच गया और आपको दिख रहा है कि कोई नतीजा नहीं निकल कर आ रहा, या 10 मिनट का गेम हो चुका है और रिजल्ट वगैरह नहीं निकल रहा है, ऐसी परिस्थिति में आपका एक्सपेडाइट सिस्टम जो है उसको ऑपरेशन में आप लेकर आ सकते हो. पहली चीज, या तो आप इस तरीके से लेकर आ जाओ कि 10 मिनट का गेम चल रहा है और कुछ नाटक ही नहीं हो रहा, कुछ नतीजा ही नहीं निकल कर आ रहा है, तो आपने बोला कि अब रुको, आप एक्सपेडाइट सिस्टम लेकर आ रहे हैं और उसके बाद में आपने गेम शुरू करा दिया कि अब 2-2 पॉइंट पर नहीं,
अब एक एक पॉइंट पर सर्विस चेंज होगी, पहली चीज। दूसरी बात ये है कि एक या तो ये हो सकता है, दूसरा कि अगर दोनों प्लेयर्स ने खुद रिक्वेस्ट करी है कि यार कुछ नतीजा निकल नहीं रहा है, काम करो आप एक्सपेडाइट सिस्टम लेकर आओ, तब भले वो मैच 10 मिनट का हुआ हो 10 मिनट का ना हुआ हो, तब आप एक्सपेडाइट सिस्टम लेकर आ सकते हो। और पेयर एक्सेप्ट that expedite system shall not be introduced in a game if at least 18 points have been scored। हालांकि एक बात ध्यान रखना है कि अगर आपका लेट से कम 18 पॉइंट स्कोर हो गए तब फिर आपका एक्सपेडाइट सिस्टम कंसिडरेशन में नहीं लिया जा सकता। ये अपने को ध्यान रखना है कि एक्सपेडाइट सिस्टम कब कब आ सकता है, जब 10 मिनट का मैच हो गया हो कम से कम, तब आ सकता है। या तो दोनों प्लेयर्स ने, अगर दो प्लेयर खेल रहे हैं और अगर दोनों टीम्स ने, अगर दो टीम खेल रही हैं, दो दो प्लेयर एक एक तरफ हैं, दो टीम खेल रही हैं, उन्होंने अगर आपका रिक्वेस्ट करी है तब आप लेकर आ सकते हो, ठीक है। मगर एक बात ध्यान रखना कि एक्सपेडाइट सिस्टम शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन अ गेम इफ एटलीस्ट 18 पॉइंट्स हैव बीन स्कोर्ड। अगर 18 पॉइंट स्कोर हो गए हैं तो फिर एक्सपेडाइट सिस्टम को कंसिडरेशन में नहीं लिया जा सकता, एक्सपेडाइट सिस्टम को फिर आप रोल में लेकर नहीं आ सकते। अब आप अगला सवाल मेरे से ये पूछोगे कि भाई ये जो आपका पिंग पोंग का मैच है, आपने शुरुआत में बताया था कि 11 पॉइंट पे खत्म हो जाता है, और आप यहां पे ये बोल रहे हो कि अगर 18 पॉइंट स्कोर हो गए तब फिर आप एक्सपेडाइट सिस्टम को कंसिडरेशन में लेकर नहीं आ सकते। ये क्या माजरा है, ये क्या बात हुई? ये तो 11 पॉइंट पे मैच खत्म हो गया तो 18 पॉइंट कहां से स्कोर हो जाएंगे? इसका जवाब सुनिए। देखिए होता क्या है, कायदे से 11 पॉइंट पे आपका मैच खत्म हो जाना चाहिए, यानी कि अगर आप और मैं मैच खेल रहे हैं तो दोनों में से जैसे भी किसी के 11 पॉइंट आते हैं वैसे ही आपका मैच खत्म हो जाना चाहिए, ये बात सही है। मगर जैसे आपका बैडमिंटन में होता था वैसे यहां पर भी होता है कि आपको मैच जो है वो 2 पॉइंट की लीड के साथ में जीतना पड़ेगा। यानी कि अगर लेट से कि हमारा मैच चल रहा है और मेरे लेट से 9 पॉइंट है और तब आपके 11 पॉइंट हो गए तो आपकी 2 पॉइंट की लीड है और आप जीत गए, ठीक है जी, ये बात समझ में आती है। लेट से अगर मेरे आपके यहां पे 8 पॉइंट है और आपके अब 11 पॉइंट हो गए तब भी आप जीत गए, ये बात भी समझ में आती है। मगर अगर लेट से कि मेरे 10 पॉइंट हैं और तब आपके 11 पॉइंट हुए तो भले ही आपके 11 पॉइंट हो गए मगर आपके पास में 2 पॉइंट की लीड नहीं है, तो मैच अभी खत्म नहीं होगा, मैच आपका आगे चलेगा। अब जीतने के लिए आपको 10-13 करना पड़ेगा। अगर आपके 10-13 की लीड हो गई तब आप जीत जाओगे, उसमें कोई डाउट की बात नहीं है। मगर पॉइंट यह है कहने का कि 11 पॉइंट के मैच में अगर आपको जीतना है तो आपको 2 पॉइंट की लीड से जीतना पड़ेगा, मतलब स्कोर आपका 11-9 होना चाहिए। 10 और 11 हो गया या फिर 10-10 आपका स्कोर है और आपने एक और पॉइंट स्कोर करके ये बोला कि आप जीत गए हो, ऐसा नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट है, याद इसको ध्यान रखिएगा। तो अगर लेट से आपका 10-11 स्कोर हो गया है और उसके बाद में आपने लेट से मैंने भी अब 11 कर दिया, 11-11 स्कोर हो गया, अब 11-12 हो गया, तो इस पे भी मैच का नतीजा निकल कर नहीं आएगा, क्योंकि भले ही आपके पास में 1 पॉइंट की आप मेरे से आगे हो मगर आपके पास में 2 पॉइंट की लीड नहीं है। इसी तरीके से अगर मैच चलते चलते 18-17 पर या 18-18 पर पहुंच गया, 18-17 हो गया या फिर 18-17 हो गया, ऐसी परिस्थिति में एक्सपेडाइट सिस्टम को नहीं लागू किया जा सकता, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 18-18 तक 18-17 तक इस तरीके से अगर मैच पहुंच गया, ऐसी परिस्थिति में एक्सपेडाइट सिस्टम को लागू नहीं किया जा सकता। तो वही बात यहां पे कही गई है कि एक्सपेडाइट सिस्टम जो है वो ऑपरेशन में कब आएगा, या तो 10 मिनट का मैच हो गया और कोई नतीजा निकल कर नहीं आ रहा तो आपका अंपायर खुद लेके आ गया, या तो आपके दोनों प्लेयर्स ने या फिर दोनों टीम्स ने बोला कि भैया ये लेकर आ जाओ, कोई मजा नहीं आ रहा है इसमें, नतीजा नहीं निकल रहा है 30। मगर अगर 18 पॉइंट स्कोर हो गए, 18 पॉइंट से पहले तक अगर आपका गेम आगे खिंच गया तब भी एक्सपेडाइट सिस्टम लाया जा सकता है। मगर अगर 18 पॉइंट स्कोर हो गए हैं तो फिर उसके बाद में एक्सपेडाइट सिस्टम को कंसिडरेशन में नहीं लाया जा सकता, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना है। चलें आगे बढ़ते हैं, चलें अब नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। If the ball is in play when the time limit is reached and the expedite system is due to come into operation, play shall be interrupted by the umpire and shall resume with service by the player who served in the rally that was interrupted। अभी जो लंबी चौड़ी लाइन लिखी गई है इसका मतलब क्या है? देखिए आपने को पता है कि 10-10 मिनट की टाइम लिमिट होती है जिसमें मैचेस वगैरह होते हैं, और अगर 10 मिनट में कोई नतीजा निकल कर नहीं आए तो उसके बाद में फिर एक्सपेडाइट सिस्टम वगैरह लागू करवाया जाता है और उसके बाद में मैच को रिज्यूम या फिर कंटिन्यू किया जाता है। इनका कहना यह है कि जिस वक्त आपके मैच को चलते चलते 10 मिनट हो गए हैं, 10 मिनट की टाइम लिमिट खत्म हो गई है और उस वक्त अब आपको एक्सपेडाइट सिस्टम जो है लागू करना है, और इस वक्त अगर मैच में बॉल का प्ले चल रहा है, यानी कि एक प्लेयर बॉल मार रहा है फिर दूसरे ने उसको हिट कर दिया फिर इसने हिट कर दिया, इस तरीके से उनकी एक सर्विस या फिर उनकी एक रैली जो है बनी हुई है,
तो उस कंडीशन में आपका अंपायर जो है मैच को रोकता है, वो बोलता है कि रुको, अभी रुको, हो गया, थम जाओ, 10 मिनट का टाइम हो गया है। अब जो है आपका एक्सपेडाइट सिस्टम जो है उसको लागू किया जा रहा है। बोलने के बाद में वो मैच को फिर से चालू करवाता है या फिर वो मैच को फिर से रिज्यूम करवाता है। अब इसमें होता यह है कि जो प्लेयर ने अभी ये जो मैच रुकवाने के पहले जो आपकी सर्विस चल रही थी, ये जो सर्विस की शुरुआत जिस प्लेयर ने करी थी, जिसको हम लोग इस तरह से कह सकते हैं, जो रैली की शुरुआत जिस प्लेयर ने करी थी या जिसने सर्व करना शुरू किया था, उससे बोला जाता है कि अब तुम सर्विस फिर से शुरू करो। अगर मैच आपका प्ले में था, याद रखिएगा इस बात को, अगर बॉल जो थी वो प्ले में थी, ठीक है, तो बॉल जो प्ले में थी वो और वो जो प्ले जब शुरू हुआ था या फिर वो जो रैली जब शुरू हुई थी और जिस व्यक्ति ने सर्विस करी थी, वही व्यक्ति जो है इंटरप्शन के बाद में जब मैच फिर से चालू होगा तब सर्विस अपनी शुरू करता है। मतलब ये कि लेट्स से कि अभी एक आपकी सर्विस शुरू, अभी मैच के 8 या 8:30 9 मिनट हो गए, अब मैं और आप लेट्स से आपका मैच खेल रहे हैं, मैंने आपकी तरफ सर्विस करी, आपने रिटर्न किया, फिर मैंने आपका जो है रिटर्न किया, और इस तरह से अब हमारे बीच में बॉल का इंटरप्ले चल रहा है और 8 से 10 मिनट कब हो गया हमें पता नहीं चला। जैसे ही 10वां मिनट लगेगा या मैच आपका 10वां मिनट पूरा होगा, तो आपका रेफरी जो है या फिर अंपायर जो है हम दोनों को हमको इंटरप्ट करेगा और बोलेगा कि रुक जाइए आप, अभी अब आप थम जाइए थोड़ा सा, एंड उसके बाद में फिर वो हमको बताएगा कि भाई एक्सपीडाइट सिस्टम चालू हो गया है और अब मैच अपना जो है फिर से अपने को रिज्यूम करना है। तो ये अभी रोकने के पहले जो आपका हमारे बीच में रैली चल रही थी उसकी शुरुआत मैंने करी थी, तो वो मेरे से बोलेगा कि भाई अब आप बॉल लो और आप जो है मैच शुरू करो, फिर से आपका जो है मैच शुरू करो। ये एक बात हो गई। लेट से किसी वजह से फाउल हो गया था या कोई बात हो गई थी, इसके कारण अगर अभी मैच में बॉल का इंटरप्ले नहीं चल रहा था, बॉल जो है वो प्ले में नहीं थी और मैच में खिलाड़ी वगैरह अपने खड़े हुए थे, और उस वक्त अगर 10 मिनट हो गए या उस वक्त जो है मैच का 10वां मिनट पूरा हो गया था, उसके बाद और तो फिर अंपायर जो है या रेफरी जो है वो मैच को रुकवाएगा और उसके बाद में फिर वो बोलेगा कि भाई मैच जो है उसके 10 मिनट पूरे हो गए हैं और अब जो है अपने को एक्सपेडाइट सिस्टम लागू करना है। ये बोलने के बाद में मैच को फिर से चालू करवाया जाएगा। ऐसी परिस्थिति में वो बंदा ये जो आपका ऐसी परिस्थिति में ये मैच को इंटरप्ट करवाने के पहले जो भी आखिरी रैली हो रही थी, जब मैच को रुकवाया गया था तब तो प्लेयर्स आपका आपस में बॉल को खेल नहीं रहे थे, मगर थोड़ी देर पहले कभी ना कभी तो खेल रहे होंगे। तो वो जो रैली हो रही थी, वो जो उनके बीच में बॉल का इंटरप्ले चल रहा था, उसमें जो बंदा रिसीवर था, वो रिसीवर जो है फिर आपका मैच को शुरू होने के बाद में सर्विस करेगा या फिर वो आपकी जो बॉल है उसकी सर्विस वगैरह शुरू करेगा। तो ये जो है ये भी एक नियम है, इसको याद रखना है। थोड़ा सा पेचीदा है मगर इसको दिमाग में आसानी से बैठाया जा सकता है कि लेट से आपके दो प्लेयर्स हैं ए और बी। अब ए ने जो है सर्विस शुरू करी या फिर ए ने बॉल बी की तरफ मारी, बी ने फिर ए की तरफ मारी और ए ने फिर मारी, इस तरह से मैच चल रहा है और चलते चलते इस प्रक्रिया में 10 मिनट अगर पूरे हो गए तो उसके बाद में मैच को रोका जाएगा। बोला जाएगा कि बच्चों अभी रुको, आपका जो एक्सपेडाइट सिस्टम है वो अब लागू होगा, एक्सपेडाइट सिस्टम अब रोल में आएगा और अब ये बोलने के बाद में मैच को फिर से चालू करवाया जाएगा। तो जब 10 मिनट पे मैच रोका गया था तब इनके बीच में बॉल का इंटरप्ले चल रहा था और उस बॉल का इंटरप्ले चालू किसने करवाया था? प्लेयर नंबर ए ने करवाया था सर्व करके। तो उसी से बोला जाएगा कि अब तुम फिर से सर्विस करो और उसके बाद में फिर से मैच जो है चालू हो जाएगा। सपोज कर लेते हैं कि इन दोनों के बीच में किसी वजह से जो है लेट से कि कोई फाउल हो गया या कोई भी बात थी, उसके कारण मैच जो है उसमें बॉल का भी इंटरप्ले हो नहीं रहा था, दोनों आपस में जो है बॉल को एक्सचेंज नहीं कर रहे थे, बैट से मार के दोनों एक दूसरे के बीच में खेल नहीं रहे थे, बॉल प्ले में नहीं थी और उस वक्त आपका 10 मिनट पूरे होते हैं और रेफरी ने बोला कि अभी रुको, अभी मैच शुरू मत करना, अभी अपना एक्सपेडाइट सिस्टम रोल में आएगा। तो उसके बाद में अभी ये मैच जब ये जो आपका मैच को रुकवाया गया है, उसके पहले तो आपका बॉल इंटरप्ले में थी नहीं, 1 मिनट पहले, 2 मिनट पहले, 3 मिनट पहले कभी तो इंटरप्ले में रही होगी। तो उस इंटरप्ले में जो बंदा रिसीवर था, ए ने बॉल मारी थी और बी ने रिसीव करी थी, तो जो बंदा रिसीवर था वो जो है बॉल को सर्व करेगा। तो इस बात को याद रखिएगा कि मैच अगर 10 मिनट पे खत्म, 10 मिनट का टाइम अगर ब्रीच हो जाता है और उसके बाद मैच को रुकवा के फिर चालू करवाया जाता है, तो अगर बॉल प्ले में थी तो उस बॉल अगर प्ले में थी तो उस रैली या उस सर्विस में जिसने शुरुआत करी थी सर्विस की, लेट से प्लेयर नंबर ए ने, वो आपका जो है बॉल को फिर से सर्व करेगा। और अगर जब मैच को रुकवाया गया है और उस वक्त बॉल किसी वजह से प्ले में नहीं थी, रैली अगर नहीं हो रही थी, तो जब भी उसके पहले रैली हो रही थी उसमें जो बंदा रिसीव कर रहा था लेट से प्लेयर बी, वो जो है आपका बॉल को फिर से
वो जो है बॉल को सर्व करेगा। तो ये जो है एक नियम है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा पेचीदा है, मगर इसको ध्यान में रखना है। चलें आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वाला नियम, देयर आफ्टर ईच प्लेयर शैल सर्व फॉर 1 पॉइंट इन टर्न अंटिल द एंड ऑफ द गेम एंड इफ द रिसीविंग प्लेयर और पेयर मार्क्स 13 गुड रिटर्न्स इन अ रैली द रिसीवर शैल स्कोर अ पॉइंट। तो अब एक बार अगर एक्सपीडाइट सिस्टम लागू हो गया, उसके बाद का नियम क्या है? पहले ये था कि 2 पॉइंट्स के बाद में आपकी सर्विस चेंज हो जाती थी। अगर आप और मैं खेल रहे हैं और मैंने 2 पॉइंट स्कोर कर दिया या आपने 2 पॉइंट स्कोर कर दिए तो सर्विस बदलेगी। लेट्स से कि मैं आपका सर्वर हूं और मैंने 2 पॉइंट स्कोर कर दिए तो उसके बाद में आपकी सर्विस आ जाएगी। आप अगर सर्वर है और आपने 2 पॉइंट स्कोर कर दिए तो मेरी सर्विस आ जाएगी, या दोनों में से किसी ने भी 2 पॉइंट स्कोर कर दिए तो सर्विस लगातार चेंज होती थी। मगर एक्सपीडाइट सिस्टम लागू होने के बाद क्या होगा? दोनों में से किसी ने भी अगर 1 पॉइंट स्कोर कर दिया तो आपकी सर्विस जो है बदल जाएगी। और ये प्रक्रिया कब तक चलेगी? जब तक आपका गेम जो है वो खत्म नहीं हो जाता, तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। इसके बाद लिखा है एंड इफ द रिसीविंग प्लेयर और पेयर मेक्स 13 गुड रिटर्न्स इन अ रैली द रिसीवर शैल स्कोर अ पॉइंट। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहला हिस्से में इसने क्या बोला? देयर आफ्टर ईच प्लेयर शैल सर्व फॉर 1 पॉइंट इन टर्न अंटिल द एंड ऑफ द गेम। तो एक्सपेडाइट सिस्टम लागू होने के बाद दोनों प्लेयर्स के बीच में बॉल का इंटरप्ले होता रहेगा और एक पॉइंट के बाद में सर्विस बदलती रहेगी। ये तो एक हिस्सा हो गया। आगे ये बोल रहे हैं कि अब अगर रिसीविंग प्लेयर या फिर पेयर ने 13 गुड रिटर्न्स मार दिए एक रैली में तो रिसीवर जो है वो 1 पॉइंट स्कोर कर लेगा। इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है। सबसे पहली चीज जो इसमें आ रही है वो क्या है? उसका नाम है गुड रिटर्न। तो पहले अपने को ये गुड रिटर्न पता करना पड़ेगा ये क्या होता है। सपोज कर लीजिए कि आप और मैं खेल रहे हैं, मैंने आपका पिंग पोंग बॉल जो है या फिर अपना जो टेबल टेनिस की बॉल है उसको मैंने आपकी तरफ सर्व किया। सर्व कैसे किया जाता है? जनरली वो 1 बाउंस खा के आपका नेट को क्रॉस करते, मेरे हिस्से में 1 बाउंस खा के नेट को क्रॉस करते हुए वो आपके हिस्से में गिरेगी। तो अब अगर आपके हिस्से में उस बॉल ने 1 टप्पा खाया है या फिर 1 बाउंस खाया है और उसके बाद आपने उस बॉल को मार दिया मेरी तरफ, फिर से 1 बाउंस लेकर वो बॉल जो है वापस मेरे हिस्से में लौट आई। मैंने आपकी तरफ बॉल सर्व करी, आपने उस बॉल को इस तरह से हिट किया कि उसने आपके हिस्से में 1 टप्पा खाया और उसके बाद में वो मेरे हिस्से में उतर गई। इसको बोला जाता है गुड रिटर्न। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा कि हम दोनों के बीच में मैच चल रहा है। मैंने बॉल को उठाया, हिट किया, अब वो मेरी तरफ से जो बॉल है वो आपके हिस्से में गिर गई, आपके हिस्से में गई। आपके वाले कोर्ट में नेट के उस तरफ जैसे ही बॉल गिरती है उसके 1 टप्पा खाने के बाद में आपने बॉल को हिट किया और उसके बाद वो आपके बोर्ड पे एक टप्पा खाते हुए वापस लौटकर आ गई। ठीक है, फिर से समझिए इस बात को। बॉल को आपकी तरफ मारा गया, आपके टेबल में बॉल जो है वो लैंड कर गई, उसके बाद आपने फिर से बॉल को हिट किया, आपके टेबल पे बॉल एक बार और हिट करके फिर नेट क्रॉस करके मेरी तरफ आ गई। तो आपने सर्विस अगर इस तरीके से करी है कि आपके हिस्से में या फिर आपकी तरफ अगर बॉल आई थी तो आपने उसको रिटर्न इस तरीके से किया है कि आपके टेबल पर उसने एग्जैक्टली सिर्फ 1 टप्पा या फिर एक बार वो टकराई है और उसके बाद में फिर जो है वो आपका नेट क्रॉस करते हुए मेरी तरफ या फिर आपका जो अपोनेंट है उसकी तरफ आ गई है। तो इसको बोला जाता है गुड रिटर्न। अब इनका कहना यह है कि लेट से एक रैली शुरू हो गई, यानी कि मैं आपकी तरफ बॉल मार रहा हूं, आप मेरी तरफ मार रहे हो, मैं आपकी तरफ मार रहा हूं, आप मेरी तरफ मार रहे हो। पॉइंट स्कोर नहीं हो रहा मगर मैच आपका चल रहा है, लय या फिर ताल आपका रिदम बन गया है। ठीक है जी, लय ताल कह लीजिए बॉल को मारने का या फिर रिदम बन गया बॉल के साथ में प्ले करने का। अब ऐसी कंडीशन में इस तरीके के अगर कोई भी एक रिसीविंग टीम जो है अगर 13 गुड रिटर्न्स करती है, रिसीविंग रैली लेट से अगर मैंने शुरू करी थी, मैंने आपकी तरफ जो है बॉल मार के रैली शुरू करी थी और उसके तो आप रिसीवर हो गए या फिर आपकी जो टीम है वो रिसीविंग टीम हो गई। उसके बाद आपकी तरफ बॉल आई, अब आपने जो है सर्व किया इस तरह से, आपने जो है फिर से रिटर्न किया इस तरह से कि आपके हिस्से में बॉल ने 1 टप्पा खाया और उसके बाद में वो लौट के मेरी तरफ आ गई। तो ये क्या हो जाएगा? गुड रिटर्न हो जाएगा। इनका कहना यह है कि अगर एक रैली आपकी चलती है या फिर एक आपका बॉल का प्ले चल रहा है और उसमें रिसीविंग टीम है, या तो एक रिसीविंग प्लेयर है, अगर आप सिंगल मैच चल रहा है तो एक प्लेयर है, और अगर डबल सा मैच चल रहा है तो आपका एक पेयर है, तो एक रिसीविंग प्लेयर हो गया या फिर एक रिसीविंग पेयर हो गया। अगर वो इस तरीके के 13 गुड रिटर्न्स कर देते हैं, अगर वो इस तरीके से 13 बार बॉल को मारते हैं कि उनके हिस्से में वो सिर्फ 1 टप्पा खा के उनका जो रिसीवर वाला का हिस्सा का सिरा है उसकी तरफ पहुंच जाती है, तो इसको गुड रिटर्न बोला गया। तो अगर वो इस तरीके के 13 गुड रिटर्न्स कर देते हैं तो फिर यह माना जाएगा कि रिसीवर जो है उन्होंने 1 पॉइंट स्कोर कर लिया। अभी थोड़ा पेचीदा है मगर ये इसी तरीके से होता है। क्या कहानी है? कहानी यह है, हम लोग इसको एक बार टेबल पर भी देख लेते हैं कि आप लेट से आपका यहां पे रिसीविंग टीम खड़ी हुई है और यहां पे आपका सर्वर टीम खड़ी हुई है। अब रिसीवर के पास जब बॉल आई तो उसने इस तरीके से उसको प्ले किया है कि उसकी तरफ सिर्फ 1 टप्पा खा के बॉल जो है आपके सर्वर की तरफ वापस लौट गई है। इस तरीके के अगर उसने कुल मिला के 13 रिटर्न्स मार दिए एक रैली में, तो उसका मतलब यह है कि रिसीवर जो है
उसको क्या मिल जाएगा, उसको एक पॉइंट ऐड हो जाएगा, ये माना जाएगा कि उसने एक पॉइंट स्कोर कर दिया है, तो उसके हिस्से में जो है एक पॉइंट ऐड हो जाएगा, +1 जो है वो वाली कंडीशन आ जाएगी। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। तो ये एक थोड़ा सा पेचीदा रूल है, मगर हाँ इसको अपने को ध्यान रखना है। चलें आगे बढ़ते हैं। Introduction of expedite system shall not alter the order of serving and receiving in the match. Once introduced, the expedite system shall remain in operation until the end of the match. तो एक बार अगर आपने expedite system को इंट्रोड्यूस कर दिया, एक बार आपने बोल दिया कि बच्चों अब जो ये मैच है इसमें expedite system होने वाला है, तो जब तक फिर आपका मैच खत्म नहीं हो जाता, जब तक मैच का कोई परिणाम नहीं आ जाता, तब तक ये expedite system, पहली बात तो ये कि कंटिन्यू रहता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि आप एक बार अगर expedite system आ गया तो जब तक मैच आपका खत्म नहीं हो जाता तब तक ये expedite सिस्टम जो है ऑपरेशन में रहता है, ये कंटिन्यू रहता है। एक तो ये पहली चीज हो गई। दूसरी बात जो यहां पर है वो ये है कि एक्सपेडाइट सिस्टम को अगर आप एक बार लागू करते हो तो वो आपका ऑर्डर ऑफ सर्विंग एंड रिसीविंग जो है मैच में वो अल्टर नहीं करता है, इसको ध्यान रखिएगा। एक बार आपने अगर आपका ये इंट्रोड्यूस करवा दिया तो उसके बाद में फिर ये नहीं होगा कि एक्सपेडाइट सिस्टम लाने की वजह से जो है आपका सर्विंग एंड रिसीविंग के ऑर्डर्स वगैरह में किसी भी तरीके का अल्टरेशन वगैरह किया जा रहा है। इसको ध्यान रखना है, रेलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है। चलें आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बातचीत करेंगे स्कोरिंग सिस्टम के बारे में कि आखिर स्कोरिंग वगैरह जो है टेबल टेनिस में वो किस तरीके से की जाती है। चलें देखते हैं इसे। चले अब स्कोरिंग सिस्टम की बात करते हैं। तो स्कोरिंग सिस्टम में जो पहली बात लिखी गई है वो है अ मैच शैल कंसिस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ एनी ऑड नंबर ऑफ गेम्स। इंटरेस्टिंग लाइन, इसको समझते हैं। यानी कि टेबल टेनिस में एक मैच का नतीजा कैसे निकल कर आएगा। टेबल टेनिस में एक मैच का नतीजा, टेबल टेनिस का अगर एक मैच होता है तो उसमें जो नंबर ऑफ गेम्स खेले जाएंगे, पहली बात तो ये कि वो ऑड नंबर ऑफ गेम्स होंगे। यानी कि या तो आप जनरली या तो आप 3 गेम्स खेलते हो या फिर आप 5 गेम्स खेलते हो एक मैच में। टेबल टेनिस के मैच की बात कर रहा हूं। टेबल टेनिस के एक मैच में या तो 3 गेम्स होते हैं और 3 गेम्स टोटल आपका एक मैच बनता है, या फिर आपके 5 गेम्स होते हैं और ये 5 गेम्स जो है टोटल आपका एक मैच बनता है। जो भी आपका केस हो, व्हाट्सएवर द केस में भी, मगर या तो 3 गेम्स खेले जाते हैं या फिर 5 गेम्स खेले जाते हैं। अब इन्होंने क्या बोला है यहाँ पे कि एक मैच जो होता है उसका नतीजा कैसे निकल कर आता है, बेस्ट ऑफ एनी ऑड नंबर ऑफ गेम्स। मतलब ये कि इन 3 गेम्स में से जो मैक्सिमम नंबर ऑफ, ये जो ऑड नंबर ऑफ आपके गेम्स हो रहे हैं एक मैच में, इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ गेम्स जीतेगा वो आपका विनर कहलाएगा। यानी कि अगर यहाँ पे 3 गेम, एक मैच में आपके 3 गेम्स हो रहे हैं, अब अगर किसी बंदे ने 2 मैचेस जीत लिए और किसी ने अगर 1 मैच जीत लिया, या फिर अगर किसी ने तीनों मैचेस जीत लिए, तो ऐसी कंडीशन में वो बंदा जो है विनर हो जाएगा, क्योंकि उसने ज्यादा नंबर ऑफ मैचेस जीते हैं, ये जो ऑड ज्यादा नंबर ऑफ गेम्स जीते हैं, ये जो ऑड नंबर ऑफ गेम्स हुए थे इसमें से। तो याद रखना है इस बात को। अगर लेट से आपके 5 गेम्स हो रहे हैं एक मैच में अगर आपके लेट से 5 गेम्स हो रहे हैं, तो इन 5 में से अगर किसी ने लेट से अगर 5 के 5 जीत लिए, 5-0 से अगर जीत गया, या फिर अगर उसने 4 जीत लिए, या फिर अगर उसने 3 जीत लिए, इस परिस्थिति में भी जो है ये वाला बंदा आपका ये वाला जो प्लेयर है ये आपका विनर हो जाएगा। मतलब यह है कहने का, ये जो पहली लाइन लिखी गई है कि एक मैच शैल कंसिस्ट ऑफ बेस्ट ऑफ एनी ऑड नंबर ऑफ गेम्स। तो पहली चीज तो ये कि टेबल टेनिस के एक मैच में जो नंबर ऑफ गेम्स होंगे वो कैसे होंगे, वो ऑड नंबर में होंगे, पहली चीज। दूसरी बात ये कि अब ये जो ऑड नंबर के गेम्स हो रहे हैं, इन ऑड नंबर के गेम्स में भी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेस जीतेगा वो बंदा जो है आपका विनर कहलाएगा। इसी को कहा जाता है बेस्ट ऑफ एनी ऑड नंबर ऑफ गेम्स, पहली चीज। दूसरा, अ गेम शैल बी वन बाय द प्लेयर और पेयर फर्स्ट स्कोरिंग 11 पॉइंट्स अनलेस बोथ द साइड स्कोर 10 पॉइंट्स ईच, when the game shall be won by the first player or pair subsequently gaining a lead of 2 points। अब इसको समझते हैं। इस वाले स्टेटमेंट के 2 हिस्से हैं। पहला कि एक गेम जो है उसको वो प्लेयर या फिर वो पेयर जीतेगा जिसने 11 पॉइंट स्कोर कर लिए हैं, अनलेस एंड अदरवाइज की दोनों टीमों के 10 पॉइंट स्कोर नहीं हो गए। समझते हैं। आपका लेट से बेस्ट ऑफ 3 के हिसाब से मैच चल रहा है, यानी कि आपके गेम में 3 मैचेस होने हैं। अब इसमें कोई भी एक मैच है, अगर उस मैच में जो भी टीम या फिर जो भी आपका प्लेयर 11 पॉइंट स्कोर कर लेगा वो विजेता बन जाएगा। मगर यहां पर एक छोटा सा पेच है, यहां पर एक छोटी सी शर्त है। यह सिर्फ तभी तक लागू होगा जब तक दोनों टीमों के 10-10 पॉइंट स्कोर नहीं हो गए हैं। अगर दोनों टीमों के 10-10 पॉइंट स्कोर नहीं हुए, यानी कि लेट से ये वाला प्लेयर 10 पॉइंट पर है और ये वाला प्लेयर 9 पॉइंट पर है, और अब अगर इसने 11वां
पॉइंट स्कोर कर दिया तो स्कोर कितना हो जाएगा 11-9। तब तो हम लोग मान लेंगे कि ये वाला जो प्लेयर है इसने ये वाला गेम जीत लिया है जो गेम चल रहा था। मगर सपोज कर लीजिए कि अभी जो आपका स्कोर है वो आपका 10-9 चल रहा था, ठीक है, आपका जो स्कोर है वो 10-9 चल रहा था और उसके बाद ये वाला जो प्लेयर है इसने भी अब अगर एक पॉइंट स्कोर कर दिया और स्कोर हो गया 10-10। अब अगर उसके बाद में ये वाला बंदा 11वां पॉइंट स्कोर कर लेगा तो स्कोर 11-10 होगा, मगर इसको विजेता नहीं माना जाएगा, ये अभी भी इस गेम को नहीं जीता है। इस बात को ध्यान से समझिएगा। यहां पर अगर आप 2 पॉइंट की, अगर आप 11 पॉइंट स्कोर कर लेते हैं इस तरीके से कि सामने वाले के 9 पॉइंट हैं या फिर सामने वाले के 8 पॉइंट हैं या सामने वाले के 7 पॉइंट एंड सो ऑन, 5 4 3 2 1 इस तरीके के स्कोर्स के साथ में अगर आप जीतते हैं तब तो 11वां पॉइंट स्कोर करते ही जो है आप विनर बन जाएंगे। इसकी वजह यह है कि यहां पर आपकी मिनिमम कम से कम 2 पॉइंट की जो लीड है वो चल रही है। मगर अगर स्कोर 11-9 की जगह पे अगर 11-10 हो गया तब फिर आपको विजेता नहीं माना जाएगा, क्योंकि भले ही आपने 11वां पॉइंट स्कोर कर दिया हो मगर आप अभी भी जो है 2 पॉइंट की लीड नहीं ले पाए। तो ऐसी परिस्थिति में कि जब आप दोनों का स्कोर 10-10 हो गया है, उसके बाद में अगर 10-10 नहीं हुआ है, पहली लाइन वही कह रही है कि अ गेम शैल बी वन बाय द प्लेयर और पेयर फर्स्ट स्कोरिंग 11 पॉइंट अनलेस बोथ द साइड्स हैव स्कोर्ड 10 पॉइंट्स ईच। अगर दोनों टीमों के 10-10 पॉइंट्स नहीं हुए हैं, किसी एक के अगर 10 हो गए हैं, किसी के 9 चल रहे हैं, 8 चल रहे हैं, 7 चल रहे हैं, 6 चल रहे हैं, 5 चल रहे हैं, डजंट मैटर, तब अगर आपने 11वां पॉइंट स्कोर कर दिया और मिनिमम स्कोर 11-9 है तब तो आप जीत गए। या फिर अगर 11-8 है तब आप जीत गए, 11-7 है तब आप जीत गए, 11-6 है तब आप जीत गए एंड सो ऑन, तब तो आपको विजेता माना जाएगा। मगर अगर यहां पर यह हुआ कि दोनों लेट से आपका स्कोर 10-9 चल रहा था और अब दोनों का स्कोर जो है 10-10 हो गया, एक बार अगर आपका स्कोर 10-10 दोनों का पहुंच गया, उसके बाद में 11वां पॉइंट स्कोर करना आपको विजेता नहीं बनाता। 11वां पॉइंट स्कोर कर आप गेम नहीं जीतोगे। तब आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम 2 पॉइंट की लीड लेना पड़ेगी। मतलब यह कि अगर आपका स्कोर 10-10 हो गया है तब अब आपको 12-10 करना पड़ेगा। लेट्स से कि आपने 12-10 करने के चक्कर में वो सामने वाले ने 1 पॉइंट स्कोर कर लिया तो 12-11 हो गया, अभी भी आप विजेता नहीं कहलाओगे। अब आपको 13-11 करना पड़ेगा, इसी तरीके से आपको 15-13 करना पड़ेगा। कुल मिलाकर आपको 2 पॉइंट की लीड बनाना पड़ेगी अगर 10-10 पॉइंट पे स्कोर आ गया। जिस तरीके से अपना बैडमिंटन में हुआ था कि 21 पॉइंट का गेम होता है, मगर अगर 20-20 पहुंच गया तो उसके बाद में फिर अगला पॉइंट नहीं, अब आपको फिर 20-22 करना पड़ेगा या फिर 24-22 करना पड़ेगा, 23-25 करना पड़ेगा, मगर 2 पॉइंट की लीड बनाना पड़ेगी। तो जैसे ही दूसरे पॉइंट की लीड बनेगी तब आप विजेता कहलाओगे। तो पॉइंट, तो वही बात यहां पे लिखी हुई है कि एक बंदा जो है वो, या फिर एक प्लेयर या फिर एक टीम जो है वो मैच तब स्कोर करेगी जब उसने 11 पॉइंट स्कोर कर लिए हैं। मगर यह बात तभी तक लागू होती है जब तक दोनों टीमों के 10-10 पॉइंट ना हो गए हो। अगर एक टीम के 10 से कम पॉइंट है और तब आपने 11वां पॉइंट स्कोर कर दिया तब तो विजेता हो। मगर अगर दोनों टीमों के 10-10 पॉइंट हो गए, उसके बाद में 11वां पॉइंट स्कोर करना भर काफी नहीं है, तब आपको 2 पॉइंट की लीड लेना पड़ेगी। तब आपको 10-12 करना पड़ेगा, तब आपको 11-13 करना पड़ेगा, तब आपको 12-14 करना पड़ेगा, मगर 2 पॉइंट की लीड बनाना पड़ेगी, तब आपको जो है विजेता माना जाएगा। एक चीज ये अपने को ध्यान में रखनी है। तब ये जो आपका 10 पॉइंट ईच होने के बाद में अगर आपको जीतना है तो फिर आपका किसी भी एक प्लेयर को, किसी भी एक टीम को 2 पॉइंट की लीड सब्सिक्वेंटली बनाना पड़ेगी। जैसे ही दूसरा पॉइंट आप स्कोर करोगे तब आपको विजेता माना जाएगा। अकॉर्डिंगली फिर अब ये डिसाइड होगा कि आपने कितने गेम जीते हैं, और अगर आपने 3 में से 2 गेम जीत लिए, 3 में से 3 गेम जीत लिए, तब फिर जो है आपको तब जो है आप बेस्ट ऑफ 3 या फिर अगर आप 5 गेम खेल रहे हो तो फिर बेस्ट ऑफ 5 के बेसिस पर जो है आपको विजेता डिक्लेयर किया जाएगा। चलें आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल टेक्निक्स ऑफ टेबल टेनिस, और उसमें भी हम लोगों को सबसे पहले बातचीत करनी है ग्रिप की, यानी कि आप किस तरीके से अपने रैकेट को होल्ड करते हो, उसके बारे में थोड़ा बातचीत अब हम लोग करेंगे। चल, फंडामेंटल टेक्निक्स ऑफ टेबल टेनिस में जो पहली चीज हमको पढ़नी है वो है ग्रिप। ग्रिप का मतलब सिंपल सी भाषा में है कि टेबल टेनिस का जो रैकेट है वो आपने कैसे पकड़ रखा है, जब आप मैच खेल रहे हो तो उसको आप किस तरीके से पकड़ते हो, वो चीज़ आपकी ग्रिप कहलाती है। ठीक है, जिस तरह से क्रिकेट में हम लोग बैट को किस तरीके से पकड़ते हैं, अकॉर्डिंगली हम अपने पैरों को कितना खोलते हैं, बैट को कहाँ रखते हैं, उसी तरीके से जो है यहाँ पर भी आप जब टेबल टेनिस खेल रहे हैं तो उसमें टेबल टेनिस का जो रैकेट है, टेबल टेनिस का ये जो बैट है, इसको आपने कैसे पकड़ा है, किस तरीके से आपने उसको होल्ड किया है पूरे मैच के दरमियान, उसको ग्रिप बोला जाता है। जनरली 2 तरीके की ग्रिप या 2 तरीके की स्टाइल होती हैं जिससे आप इस पर्टिकुलर रैकेट को पकड़ते हो। पहली का नाम है
पेन होल्ड और दूसरी का नाम है शेक हैंड। पेन होल्ड जो ग्रिप है इसका इस्तेमाल या फिर पेन होल्ड का जो तरीका है रैकेट पकड़ने का, इसका इस्तेमाल जनरली चाइनीज और जापानी प्लेयरों के द्वारा किया जाता है। ऐसा भी नहीं है कि दूसरे लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते या दूसरे लोग इसके साथ में खेलना पसंद नहीं करते हैं, मगर क्योंकि बचपन से इन लोगों के यहाँ पे जो टेबल टेनिस सिखाया जाता है उसमें बचपन से अब यही टेक्निक आपको जो है उसी तरह से पकड़ाया जाता है या उसी तरीके से ये लोग पकड़ते आ रहे हैं, तो उनका एक तरीके का ट्रेंड बन गया। वो सारे के सारे प्लेयर मोर और लेस इसी तरीके से इस रैकेट को पकड़ते हैं। बाकी लोग जनरली जो है आपके टेबल टेनिस का रैकेट या बैट जो है उसको शेक हैंड के तरीके से पकड़ते हैं। तो जब आप ये जो पेन होल्ड ग्रिप होती है ये ऐसे लगता है देखने में जैसे आपने पेन को पकड़ा हुआ है। जैसे इस तरीके से मैंने अब आपके सामने ये पेन पकड़ा हुआ है, तो मेरा एक हाथ जो है ऊपर इस तरीके से उठा हुआ है, देखिए ऐसे मेरा एक हाथ जो है यूं उठा हुआ है और एक आपका अंगूठे से मैंने इसको पकड़ा हुआ है और बाकी हाथ जो है वो इस तरीके से। अब अगर आप इसी तरीके से अपने रैकेट को पकड़ते हो तो ये तरीका या फिर ये जो तकनीक है ये कहलाती है आपका पेन होल्ड ग्रिप या फिर पेन होल्ड टेक्निक, जिसकी मदद से आपने बैट को पकड़ा हुआ है। ठीक, अब ये तरीका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, ऐसी कोई मतलब इसमें रोक नहीं है, मगर जनरली चीनियों के द्वारा और जापानियों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। अब आप वजह पूछोगे तो सिंपल सी बात है, बचपन से जब इनको टेबल टेनिस सिखाया जाता है तो उनके यहाँ ट्रेंड बना हुआ है कि भाई आप लोगों ने जो है इसी तरीके से रैकेट को होल्ड करना है, इसी तरीके से आपको बैट को पकड़ना है। तो एक बार आप सालों से एक ही चीज की प्रैक्टिस करते हो तो होते होते वो आदत में आ जाता है। ये उसी तरह से है जब अपने यहाँ बच्चों को इंग्लिश लिखना सिखाई जाती है तो जनरली कर्सिव हैंडराइटिंग लिखना सिखाई जाती है या कर्सिव में आपसे बोला जाता है कि शब्दों को जोड़ जोड़ के लिखा करो। अब बचपन से वही चीज सिखाई जाती है तो होते 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 मोर और लेस मैक्सिमम बच्चे जो है कर्सिव ही लिखते हैं। हिंदुस्तान में अगर आप इंग्लिश की बात कर लोगे तो उसमें जनरली आपको कर्सिव हैंडराइटिंग ही देखने को मिलती है। एग्जैक्टली उसी तरह से जिस दिन से आपने रैकेट पकड़ा उस दिन से इसी तरह से आपको रैकेट पकड़ना सिखाया गया है। होते 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 अब आदत पड़ गई उस तरह से रैकेट पकड़ने की, तो अब वो हैबिट बनी हुई है। दूसरे लोग भी पकड़ते होंगे, दूसरी जगहों पे भी सिखाया जाता होगा, मगर यहां पर क्योंकि प्रीडोमिनेंटली आपको ये यहां पे क्योंकि इसी तरीके से चलन है तो इसलिए चाइनीज और जापानीज प्लेयर्स आपको प्रीडोमिनेंटली इसी तरीके से अपना पेन होल्ड ग्रिप के तहत रैकेट पकड़े हुए दिखते हैं। दूसरा जो ग्रिप है, जो दूसरा तरीका है और जो ज्यादा कॉमन है, जो मैक्सिमम प्लेयर्स ये चीनी और जापानियों के अलावा जो मैक्सिमम प्लेयर इस्तेमाल करते हैं वो है आपका शेक हैंड ग्रिप। शेक हैंड ग्रिप में आपने बल्ले के निचले हिस्से को इस तरीके से पकड़ा होता है जैसे आप किसी से हाथ मिला रहे हो। तो जब आप किसी से हाथ मिलाते हो अल्टीमेटली आप जिस तरह से आपका हाथ मुड़ता है उसको हाथ मिलाने में, उसी तरीके से अगर आपने अपने बैट को पकड़ा हुआ है तो ये चीज कहलाती है शेक हैंड ग्रिप। जो भी ग्रिप आप रखना चाहते हो आपकी मर्जी है, आपकी श्रद्धा है, जिस तरीके से भी आपको कंफर्टेबल लगे, दोनों जो है परमिसिबल है, दोनों तरीके से आप बैट को पकड़ सकते हो। तो आप अगर पेन होल्ड ग्रिप के जरिए पकड़ना चाहते हो तो भी ठीक है, और अगर आप शेक हैंड ग्रिप के जरिए पकड़ना चाहते हो तो भी ठीक है, डजंट मैटर। द ओनली थिंग इज दैट कि आप कंफर्टेबल हैं कि नहीं। इफ यू आर कंफर्टेबल व्हाइल होल्डिंग द बैट इन पर्टिकुलर posture, it's perfectly fine. In case if you are having a trouble, then you have to change the posture or the way in which you are holding the pen, holding the blade. चले आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग सर्विस के ऊपर। सर्विस का मतलब क्या है, सिंपल भाषा में बोला जाए तो ये आपने जब बॉल को मारा है अपने अपोनेंट की तरफ तो वो सर्विस कहलाती है। अब ऐसा भी नहीं है कि आप बॉल को एकदम ताकत से जो है आपका पहलवानी दिखाते हुए मार रहे हैं, इसमें भी एक फाइनीज होती है, एक टेक्निक होती है, एक नजाकत होती है। तो सर्विस करने के भी अपने अलग अलग तरीके होते हैं, थोड़ा सा उस पर बात करते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विसेज दैट मे बी डन फ्रॉम फोर हैंड और बैक हैंड। तो सर्विस आपको करने के लिए या तो आप फोर हैंड से मार सकते हो या फिर आप बैक हैंड से मार सकते हो, जैसा भी आप इस्तेमाल करना चाहो। जैसे ये प्लेयर आपका बैक हैंड से ये सर्विस करने वाला है, इसी की जगह अगर आपने बॉल को यूं उठाया, रैकेट आपने यूं लेट से हाथ से सीधे पकड़ा हुआ है, आपका जो ये हिस्सा है वो बॉल की तरफ है, आपने यूं बॉल को उठाया और आपने यूं मार दिया, ये आपका फोर हैंड की सर्विस है। और आपने बॉल को उठाया और आपका जो ये वाला हिस्सा है अगर बॉल की तरफ है और आपने ऐसे फ्लिक किया है तो ये आपका बैक हैंड की सर्विस कहलाती है। यहां पर ये जो आपका प्लेयर की फोटो डाली गई है ये बैक हैंड से सर्विस कर रहा है, ठीक है जी। तो अपने पास अलग अलग तरीके की सर्विसेज होती हैं या फिर सर्विस जो है वो अलग अलग तरीकों से की जा सकती हैं। इसके लिए आप चाहो तो फोरहैंड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसे भी मार सकते हो, और इसके लिए आप चाहो तो बैकहैंड का इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसे भी मार सकते हो। दोनों का इस्तेमाल करते करते आप कई सारी सर्विसेज कर सकते हो। लॉन्ग सर्विस कर सकते हो, शॉर्ट सर्विस कर सकते हो। लॉन्ग सर्विस का मतलब यह है कि आपका जो बॉल है वो टेबल टेनिस, जो आपका अपोनेंट है उसके टेबल टेनिस का जो हिस्सा है उसके एकदम उसके सिरे पर जाकर गिरेगा, उसके एंड पे जाके गिरेगा। जैसे कि लेट से ये आपका टेबल बना हुआ है, या आपका यहां पे बीच में लगी हुई है नेट, आपने यहां से
सर्विस करी और वो लेट से एकदम उसके आखिरी सिरे पर जाकर गिरे तो ये लॉन्ग सर्विस कहलाती है। दूसरा होता है आपका शॉर्ट सर्विस। शॉर्ट सर्विस का मतलब यह है कि आपने सर्विस करी और वो नेट के जस्ट बाद कहीं पे गिर जाए, नेट के जस्ट बाद यहां गिर जाए, यहां गिर जाए, यहां गिर जाए, यहां गिर जाए, बहुत पीछे की तरफ में ना जाए, तो उसको जो है आप शॉर्ट सर्विस बोलते हो। इसी तरीके से फ्लैट सर्विस होती है, स्पिन सर्विस होती है। स्पिन सर्विस में भी फिर कई सारे आपके तरीके होते हैं, साइड स्पिन होती है, बैक स्पिन होता है, टॉप स्पिन होता है, लो टॉस, हाई टॉस सर्विस, अलग अलग तरीके की सर्विसेज वगैरह जो है आपको देखने के लिए मिलती हैं। और कई सारे आपके जो पोस्चर्स वगैरह हैं बताए गए हैं आपकी सर्विस वगैरह करने के, लॉन्ग सर्विस के, शॉर्ट सर्विस के, स्पिन सर्विस के, और अलग अलग आपकी जो सर्विसेज वगैरह हैं। आपका फ्लैट सर्विस हो गई, स्पिन सर्विस हो गई, इसके अलग अलग जो है आपको ये पोस्चर्स वगैरह बताए गए हैं। अपने को सिर्फ इनके नाम याद रखना है। अभी एग्जैक्टली सर्विस कैसे की जाती है वो बहुत टेक्निकल हो जाएगा, वो फिर जब अपन प्रोफेशनली उस गेम को अगर आप खेलते हो तो वो अपने काम का है। अपने को इतना वो डिटेल वो एक्सप्लेन नहीं किया गया है टेक्स्ट बुक में, इसलिए अपने को क्या करना है, अपने को इसके सिर्फ नाम याद रखने हैं। इनका नाम अपने जहन में रहना चाहिए। अगर सवाल आता है कि सर्विस कितने तरीके की गई है तो ये अपने को लिखकर बताना है। चले आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बातचीत करेंगे टाइप ऑफ स्ट्रोक्स की। स्ट्रोक्स का मतलब क्या, जब आप बैट से बॉल को मारते हो तो फिर उसको आप स्ट्रोक बोलते हैं। कितने तरीके के स्ट्रोक्स वगैरह होते हैं, कैसे क्या स्ट्रोक्स लिए जाते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बातचीत करेंगे। चले देखते हैं। तो स्ट्रोक्स वगैरह जो है, स्ट्रोक्स का मतलब होता है वो तरीके जिससे आप बॉल को हिट करते हो अपने अपोनेंट की तरफ। अब ये स्ट्रोक्स आपके ऑफेंसिव भी हो सकते हैं और स्ट्रोक्स जो हैं आपके डिफेंसिव भी हो सकते हैं। ऑफेंसिव को आप अटैकिंग स्ट्रोक्स भी बोल सकते हो। अटैकिंग स्ट्रोक्स या फिर ऑफेंसिव स्ट्रोक्स को इस तरह से मारा जाता है कि आपका जो प्लेयर है वो बॉल को मिस करे और अल्टीमेटली आप पॉइंट जो है आप जो पॉइंट है वो स्कोर कर सकें। इसी तरीके से डिफेंसिव स्ट्रोक तब लिया जाता है जब आपकी तरफ में सामने वाले ने बॉल को इस तरह से मारा था कि आप उसे मिस करें, बट अल्टीमेटली आप जो है सर्व कर दें उसको, उसकी तरफ में आप जो है वापस बॉल को रिटर्न कर दें, उसको पॉइंट स्कोर करने से रोक लें और अपना जो है पॉइंट आप बचा के ले जाएं। इसके लिए कई बार जो है आप डिफेंसिव स्ट्रोक भी खेलते हो। तो ऑफेंसिव स्ट्रोक एंड डिफेंसिव स्ट्रोक्स वगैरह जो खेले जाते हैं, इसमें अब आप बैकहैंड मार सकते हैं, इसमें आप फोरहैंड मार सकते हैं, इसमें आप कई सारी चीजें जो है कर सकते हैं। कई बार आपका बैकहैंड से आपने ऑफेंसिव स्ट्रोक खेल दिया, कई बार आपका बैकहैंड से आपने डिफेंसिव स्ट्रोक खेल दिया, कई बार आपने आपका फोरहैंड से ऑफेंसिव स्ट्रोक खेल दिया, कई बार आपने फोरहैंड से आपका डिफेंसिव स्ट्रोक खेल दिया। डिपेंड करता है इस बात के ऊपर कि भाई आपका जो स्ट्रोक है वो आपकी परिस्थिति के अनुसार, अभी आपकी जो परिस्थिति है उसके अनुसार आपने कौन सा स्ट्रोक लेना है। तो आप प्रैक्टिस होती चली जाती है, वक्त के साथ में आपको ये चीज समझ में आ जाती है। ऑफेंसिव स्ट्रोक्स वगैरह जो है उसमें क्या क्या आता है, एक तो आपकी ड्राइव आती है, दूसरा आता है लूप ड्राइव, तीसरा आता है लूप, चौथा आता है लूप किल, पांचवा आता है हुक, फिर काउंटर ड्राइव, फ्लिप एंड स्मैश। ये कुछ आपके पर्टिकुलर स्ट्रोक्स हैं जिनका नाम अपने को ध्यान में रखना है, जो ऑफेंसिव स्ट्रोक की कैटेगरी में आते हैं। और इसी तरीके से डिफेंसिव स्ट्रोक्स की बात की जाए तो उसमें आता है पुश, स्लाइस, ब्लॉक, ड्राइव, लॉप, ड्रॉप शॉट एंड स्पिन, साइड, बैक हैंड, टॉप। इस तरीके के जो स्ट्रोक्स वगैरह हैं ये आपका डिफेंसिव आपका जो स्ट्रोक्स वगैरह खेले जाते हैं उसमें आते हैं। अपने को सिर्फ इनका नाम याद रखना है। अभी एग्जैक्टली कैसे खेले जाते हैं वो अपने काम का नहीं है, रेलेवेंट नहीं है। तो अपने को सिर्फ इनके जो है नाम वगैरह याद रखने हैं। अगर पूछे जाते हैं कि किस तरीके के स्ट्रोक्स वगैरह होते हैं ऑफेंसिव और डिफेंसिव स्ट्रोक्स में से कुछ स्ट्रोक्स के आपको नाम बताने हैं तो इसके नाम वगैरह फिर अपने को वहां पर लिख कर आने हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज का जो अपना सेशन था इसमें हम लोगों ने टेबल टेनिस को जो है डिटेल में देखकर ख़त्म किया है। टेबल टेनिस क्या है, कैसे शुरू हुआ, उसकी हिस्ट्री क्या थी, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, उसकी जो पेचीदगियाँ हैं उनके बारे में हम लोगों ने बातचीत करी, एंड किस तरीके से वो गेम वगैरह में स्कोरिंग की जाती है, बाकी सारी चीज़ें, बैट कैसे पकड़ते हैं वगैरह वगैरह, ये सारी बातें जो है हम लोगों ने टेबल टेनिस के बारे में डिटेल में कर ख़त्म करी हैं। अब यहाँ नेक्स्ट जो अब इसके बाद में हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा रेसलिंग, मगर उसको हम लोग इसके बाद वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। आज का जो सेशन है इसको हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अब खत्म करने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स की हमारी वेबसाइट पर जाएं। यहाँ पर आपको सारा का सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था सेशन शुरू होने के वक्त में कि आपको यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरीके का आपसे कोई चार्ज वगैरह यहाँ पे चार्ज नहीं किया जाता। आप एक्सेस कर सकते हैं सारा का सारा कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट। एक चीज़ और है कि कई बार बच्चे शिकायत करते हैं कि यूट्यूब के चैनल पर कोई सब्जेक्ट या उसकी प्लेलिस्ट को ढूंढने में दिक्कत हो रही है। ये एक वाजिब बात है क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे वीडियोज़ वगैरह डले हुए हैं, तो कई बार दिक्कत आ जाती है। उस चीज़ का यहाँ पर खास तौर पर ध्यान रखा गया है। जब आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर आते हैं तब आपको सारा का सारा जो कंटेंट है एकदम ऑर्डर्ड फैशन में अरेंज मिलता है। जैसे सीबीएसई किंडरगार्टन टू 12th इंग्लिश अलग रखा हुआ है, सीबीएसई 7 to 12th हिंदी अलग है, एनटीएससी अलग है, ओलंपियाड अलग है, सीयूईटी अलग है, स्पोकन इंग्लिश अलग है। तो सारा आपका जो अलग
अलग है, अलग अलग जो कोर्सेज वगैरह हैं उनका कंटेंट एकदम एक दूसरे से सेग्रीगेट कर कर रखा गया है। तो एक तो मिक्सिंग नहीं होती, दूसरा आपको आपका जो कंटेंट है वो ढूंढने में दिक्कत नहीं होती। लेट से आप वेबसाइट पर आए और अब आपने किंडरगार्टन टू 12 सीबीएसई इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है, तो आपने उस पर क्लिक किया, अब उसका सारा जो कोर्स है वो आपके सामने निकल कर आ जाएगा। क्लास 1 से लेकर क्लास 12 वगैरह तक का सारा कोर्स आपके सामने आ गया। अब किंडरगार्टन क्लास 1 जो भी है, अब आपको जो भी पढ़ना है इसमें से, लेट से आपने क्लास 11 पढ़नी है, आपने उस पर क्लिक किया तो उसका आइकॉन जैसे ही आपका रेड होगा उसके सारे कोर्सेज आपके सामने आने लगेंगे। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, साइंस के दूसरे सब्जेक्ट्स वगैरह हो गए, मैथ्स एंड ऑल दैट, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हो गए, तो जो भी आपके सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज वगैरह हैं उनके वो आपके सामने आने लगेंगे। अब जो भी कोर्स आपने एक्सेस करना है आप उस पर क्लिक करें। लेट से अगर आपने हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन पे क्लिक किया तो आपके सामने उसका कंटेंट निकल कर आएगा। अब सिलेबस ओवरव्यू, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, सब कुछ एकदम सीक्वेंस में अरेंज्ड है। इन पर आप क्लिक करें और इसी के साथ में अब आप कंटेंट वगैरह जो है एक्सेस करना शुरू कर सकते हैं। जितना चाहें आप उतना पढ़ सकते हैं, जितना चाहें आप उतना नॉलेज गेन कर सकते हैं, जितना चाहें आप उतना ज़्यादा अपना एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। बढ़िया तरीके से आपकी प्रिपरेशन को और नॉलेज स्किल्स को एक्यूमुलेट आप कर सकते हैं। तो इसका जितना हो सके उतना ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, अपने दोस्तों को भी बताएं, दूसरे लोगों को भी बताएं जिनको इसके बारे में पता नहीं है। इससे अपने नॉलेज बेस को इन्हांस करें, एग्जामिनेशंस में अच्छा परफॉर्म करें। जहाँ जहाँ ये नॉलेज आपके काम आ सकता है वहाँ पे इसको यूज़ करके अपने करियर्स में अच्छे रास्तों पर जाएं, तरक्की और उन्नति के पथ पर चलते रहें और देश की तरक्की में आप लोग अपना कंट्रीब्यूशन दें। यही हम लोगों की आपके प्रति अपेक्षा है। तो इसी नोट पे कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द लेक्चर। अपना बहुत ख्याल रखें, बहुत पॉजिटिव रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहें मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू, जय हिंद।